हाँ जी चलें। तो देखिए इस चर्चा से निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष निकला, एक तो निष्कर्ष आया समाधान से सुख, और समाधान को मल्टीप्लाई करते हैं, यही सम्मान है। समाधान को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे मानव तक पहुंचा पाते हैं, यही सम्मान है। एक ये भी पता चला कि सुविधा से सुख नहीं, ये भी पता चला कि सुख से सुविधा नहीं। और फाइनली श्रम से समृद्धि, इसको ऊपर लिखता हूं, समाधान से सुख और श्रम से समृद्धि। इस पे थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ेंगे। सुख से सुविधा नहीं, करते हैं बात। हाँ जी, बस इसी पे रहने देना, तुम भी आराम से बैठ जाओ। चलें। जो दो सूत्र कट गए, जो दो भ्रम कटे, वो भी समझ में आ गया कि सामान से सम्मान, सुविधा से सुख, ये दो कट गया, दो कनेक्शन कट गए। सर। हाँ जी सर, मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, मीन्स मैं कैसे उसको फेस करूँगा। 4 दिन बाद मैं घर जाऊँगा। घर में सर मेरे पेरेंट्स को अभी नहीं पता है कि रियल मतलब जिंदा रहना और जीना में क्या डिफरेंस है। तो सर मैं उस सिचुएशन को जब मैं यहाँ से सीख कर जाऊँगा कि रियल जीना क्या है, तो मैं उन चीज़ों को, अब सर पेरेंट्स का ये नेचर रहेगा कि वो मुझे डोमिनेट करेंगे सर, इस चीज़ को लेके है, वो डोमिनेट करेंगे सर, मुझे डोमिनेट चीज़ नहीं समझेंगे सर। ये मैं अगर समझाने की कोशिश करूँगा उनको, तो उस सिचुएशन को सर मैं कैसे अभी फेस करूँ? देखिए, मैं किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं समझेगा, ये एक स्थिति है, पर मैं प्रभावित होता हूँ, ये दूसरी स्थिति। सारा खेल अपने कॉन्फिडेंस लेवल का होता है, और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं सर, मैं अभी जॉब रिज़ाइन किया है सर। मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, उससे भी एमएनसी में काम करता हूँ सर। तो एमएनसी में काम करते हो? हाँ, तो अभी रिज़ाइन किया है सर वहाँ से, क्योंकि यार तुम तो बहुत बड़े हो गए। मैं सोच रहा था यार पढ़ रहे होगे अभी। नहीं सर, अभी हाँ सर, मन नहीं लग रहा था काम करने में उधर। अच्छा, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन किया, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए सेल्फ अर्निंग। बहुत अच्छा काम किया। और क्या, मजदूरी कब तक करना आपने? कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो देखो, एक छोटी सी तुमको देख के ना मेरे को लगा कि मैं इसको ऐसे लगा जैसे तुम अभी 11th-12th में ही पढ़ते हो, तो मेरे को पुरानी 11th-12th की घटना याद आ गई। तो हमारी क्लास में, दिल्ली में पढ़ता था मैं, तो नहीं बनियान, थोड़ा सा बनियान यहाँ से छेद हो जाते हैं बनियान में, है ना, और शर्ट में से दिखता रहता है छेद ऊपर से।
और क्लास में सब एक दूसरे को कोई खींचा खांची करते ही रहते हैं। तो एक उसको लड़का बोलता है, अबे तेरी तो बनियान फटी हुई है ना। 10-20 लड़के थे साथ में। अब ऐसा बोलने से कोई क्या महसूस कर सकता है? पूरी क्लास के सामने उसने उसको एहसास दिलाया कि तुम्हारी बनियान फटी हुई है, तो उसको कैसा लगा होगा? सर बुरा ही लगा होगा सर। बुरा ही लगा होगा, ठीक है। वो लौट के कहता है, अबे दोस्त किस बात का है, खराब लगता है तो अच्छा तो ये होता खरीद के ला के देता। अब उसके बाद वो सन्न। तो इसका मतलब है खेल सारा अपने कॉन्फिडेंस लेवल का है। सवाल इस बात का नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, सवाल इस बात का है कि हम किस क्लैरिटी के साथ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये हमारे साथ भी होता है कि हम किसी ऐसी जगह में गए, मैं मेरे रिश्तेदारी में गया, मैं मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में गया, वहाँ तो कोई नहीं जानता कि मैं क्या काम करता हूँ या मेरी समझ क्या है, या ये इसके पास कोई अच्छी बात है समझ सकते हैं, वो तो नहीं जानते। तो उनको मैं कोई बात वहाँ समझाऊँ, कभी कभी स्पेस ही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल संभव है, लेकिन मैं उनसे प्रभावित होऊंगा ये भी नहीं होगा। और मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं प्रभावित होता था। दिल्ली में गए, किसी 5 स्टार होटल में गए, किसी बड़े सरकारी बिल्डिंग में गए, किसी बड़े अधिकारी से मिलने गए, है ना। ऐसी तमाम जगह में जाने से हम प्रभावित कभी न कभी, वो दिन भी थे जब प्रभावित होते थे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे अपनी क्लैरिटी बढ़ती है तो बिल्डिंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ती है, किसी का पद हमारे ऊपर नहीं चढ़ता है, किसी की बातें हमारे ऊपर नहीं चढ़ती है। हाँ, वो जो मानता है हमको समझ में आता है भाई इसकी कंडीशनिंग है, लेकिन हम भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो पहला काम क्या हुआ कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, ये पहला काम है। फिर दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदल पाना, ये आगे का काम है। तो अभी यदि घर में जाके आप प्रभावित होगे तो आपको इतना ही पहचानना है कि अभी मेरी समझ नहीं बनी है, मैंने कुछ सुना है, सुनने में अच्छा लगा है, अभी वो मुझ तक पहुंचा नहीं है। तो फिर कभी निकलना है, फिर उसको समझेंगे। अभी कौन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जाके अपने घर में समझाना है? तो आपको समझाने का काम बिल्कुल नहीं करना है। घर में जाके मत बोल देना तुम जिंदा हो, जी नहीं रहे हो। यस सर। नहीं तो तुमको ठीक कर देंगे वो। बिल्कुल सर। हाँ सर एक और क्लैरिटी सर अभी नहीं है, जैसे मैंने अभी जॉब छोड़ी है सर, हाँ। ठीक है। अब सर मुझे वापस कोई ना कोई काम करना होगा, क्योंकि मैं अभी उन लोगों के बीच में जाने वाला हूँ जो अभी भी भौतिक चीज़ों वस्त्रों में ही है। यानी वो हमारी ज़रूरत है, हम काम नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी होगा, काम तो करेंगे। यस सर। तो सर उस वक्त अब मैं अपने को कैसे क्लैरिफाई करूँ सर कि मुझे अब अपने पैशन पे ही, या मैं जिससे प्यार करता हूँ उस काम पे वर्क करूँ, या अभी वापस पैसों पे ध्यान दूँ, करियर पे ध्यान दूँ, जो मुझे काम नहीं पसंद है वही करूँ ताकि पैसा बिल्ड हो। अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है। नहीं हुई है सर। ऐसा लग रहा है आपको देख के। नहीं हुई है सर। तो लास्ट डे बात करेंगे, ठीक है सर। थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म आ जाए फिर बात करें। ओके सर। सर एक 3 इडियट मूवी है। 3 इडियट। हाँ 3 इडियट। उस मूवी में एक सीन आता है जहाँ एक रिजल्ट देखते हैं, 3 दोस्त है जो अपना रिजल्ट देख रहे हैं। वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हम तीनों के नीचे नंबर आ जाएगा, हम लोग पास हो जाएंगे। अब वो 2 के सबने देख रखी है, वैसे 2 का नाम आ जाता है, तीसरे का नहीं आता है। तो आप तक देखते हैं, फिर दोनों दुखी हो जाते हैं कि एक दोस्त फेल हो गया। फिर पता लगता है कि वो तो 1 नंबर आया है, तो फिर भी दुखी होते हैं, ज़्यादा दुखी होते हैं। तो उसमें लास्ट में फिल्म में तो यही बताते हैं कि भाई ये ह्यूमन नेचर है। बता तो दिया था, ये चर्चा पहले आई थी, ये बात हो चुकी। ये समझ में आया कि भाई ये वो बता रहे हैं उसे नेचर नहीं है, हम उसको सुधार भी सकते हैं। चलिए इन पे बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये क्लैरिटी तो हमारी बन गई। अब सपने में भी कोई पूछेगा सुख क्या है, समाधान है। ये तो थोड़ा स्थिर हो गया। एक बढ़िया सूत्र ये है, यदि मैं अब देखो समाधान से सुखी हो गया तो क्या इंद्रियों पे सुखी होने में मेरी निर्भरता होगी? जो मेरी डिपेंडेंसी है वो तो अब कम हो गई, घट गई, नहीं रही। तो पहली बार मेरा स्वनियंत्रण नेचुरली होने लगता है। तो इससे एक बढ़िया सूत्र आता है, देखो इंद्रियों को लेके हमने बहुत स्ट्रगल किया है और तमाम तरह की उसमें थियरीज़ हैं, तमाम तरह की बातें हैं।
इससे ये यहाँ ही बढ़िया सूत्र है। अब मैं सूत्र बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे कठिन कठिन शब्द बोल रहे हो, पर सूत्र तो बोलना पड़ेगा। संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानीयता माने ज्ञानपूर्वक। जब हम समाधान से सुखी होने लगते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित रहती हैं, उनका दबाव हमारे ऊपर नहीं आता है ना। इंद्रियों का दबाव हमारे ऊपर आता है, इसका मतलब है कि हम स्वनियंत्रित नहीं हैं, है ना। हमको समाधान से सुख का झलक अभी नहीं मिला है, वो दरवाज़ा अभी नहीं खुला है। इसी को दूसरी भाषा में कहा कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। बड़ा सुख मिल गया, समाधान बराबर सुख। कैसा सुख है? निरंतर। चाहे अभी निरंतर हमको उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कोई झलक भी हमको मिली है, तो भी हमारा एक आशा की किरण बनती है कि हाँ, सुख का कोई दूसरा दरवाज़ा भी है, ये हमको पता चलता है। और वो अपने आप में काफ़ी स्टेबिलिटी देता है, काफ़ी हमको राहत देता है। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे? भैया सूत्र वापिस थोड़ा हैं? वो संज्ञानीय। संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, करना नहीं पड़ता है। संज्ञानीयता वही संज्ञानशीलता। संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, करना नहीं पड़ता है, नेचुरली नियंत्रित रहता है। तो धीरे धीरे ये सूत्र खुलेगा, लेकिन काम का सूत्र है और धीरे धीरे अपना ध्यान जाएगा। आगे चलते हैं। तो यदि ये क्लैरिटी हमारी बन गई तो अब मैं रूप बल धन पद से सम्मान की ओर नहीं जाऊंगा, या वो मेरी निर्भरता नहीं रहेगी। इसका मतलब है सामान से सम्मान और सुविधा से सुख का रिबन कट गया। तो जिसने अपनी ज़िंदगी में ये दो रिबन काट दिया, उसी का नाम सेलिब्रिटी है। वो हर दिन सेलिब्रेट करता है खुशी को। जो हर दिन खुशी को सेलिब्रेट करे वो सेलिब्रिटी है, ना कि जिसके भीड़ इकट्ठी हो वो सेलिब्रिटी है। वो तो निर्भरता है। जिसको अभी हम सेलिब्रिटी बोल रहे हैं वो निर्भरता है, एक तरह का कष्ट है वो, जो वो कुनैन की गोली टाइप है। वो ऊपर से मीठी लगती है, अंदर में बहुत कड़वी निकलेगी, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है। इतने सारे लोग आपको पूछें, है ना, आपको इम्पोर्टेंस दें, और 10 साल बाद कोई देता नहीं है। ऐसा तो कितने लोग को सेलिब्रिटी बनना है? हम सारे लोग सेलिब्रिटी हैं ही, केवल अपने सेलिब्रिटी होने को पहचानना है। सेलिब्रेट का मतलब है उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। उत्सव मनाने का नाम जिंदगी है। और यदि मैं समाधान से सुखी होता हूँ तो मैं सेलिब्रिटी हो ही जाता हूँ। मैं उत्सव को सेलिब्रेट करता हूँ। समझ में आया भैया? हाँ भैया अब एक बात समझ में आई हाँ कि यदि सामान से सम्मान नहीं है हाँ। और सुविधा से सुख नहीं है, इसका मतलब आवश्यकताएं असीम नहीं है और ना ही ये साधन सीमित हैं। छा गए प्यारे भैया मुझे समझ में आया कि भैया, मुझे- यदि हमको लखनऊ जाना है, जब यदि हमको एक वो है, सपोज दैट हमको लखनऊ जाना है, लखनऊ जाना है, तो हमारा लक्ष्य है, हमारी आवश्यकता है कि हमें लखनऊ जाना है। परंतु हमारे पास जो साधन है वो ट्रेन भी है, बस भी है, कार भी है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी आवश्यकता असीम नहीं है और साधन सीमित नहीं है। हमारे साधन असीम है और आवश्यकता सीमित है। समझते हैं। गुड, अच्छा सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो। अपना सोच रहे हो कि कुछ? नहीं भैया अपना ही है। गुड, शानदार। देखिए इस एज में कैसा समझ में आ जाता है। अब ज़िंदगी क्या होगी? अभी तो सारी स्ट्रगल हमारी अपने में जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। बाकी बचा हुआ समाज में जूझ रहे हैं, एक नौकरी कर ली तो बाकी वहाँ जूझ रहे हैं। अब 2 साल में नौकरी में मन नहीं लगता, कैसे चलाओगे पूरी ज़िंदगी? सोचना पड़ेगा ना क्या करें। और ऐसी आपकी स्थिति नहीं है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम बात कर पाएँ। तो मेरे को लगता है कि आप जैसे लोगों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम उम्र लोगों से बात करें। किसी को ऐसा लगता है कि जॉब में मन नहीं लग रहा है ऐसी सारी, तो कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके बात करें। हाँ जी, एक बढ़िया सूत्र और है,
समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। मानसिक गरीबी बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ 10,000 करोड़ है। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। कैसे? क्यों? क्यों? क्योंकि ये बात पे हमारा ध्यान चला गया, ये बात पे हमारा ध्यान चला गया कि भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं हुई, ये हम सब ने अपनी ज़िंदगी में देख लिया। पैसा बढ़ा, मकान अच्छे हुए, गाड़ियाँ अच्छी हुई, लेकिन उससे अपने में प्यार बढ़ा, आपस में प्यार बढ़ा, ऐसा नहीं हुआ। तो भौतिक वस्तु से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं होती। मैं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राष्ट्रपति हो गए, मैं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 50,000 करोड़ के साथ जीते। ये उसका भोजन ही नहीं है, ये उसकी दवाई ही नहीं है। तो भौतिक से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं होती और भाव से भौतिकता की आवश्यकता पूरी नहीं होती। भाव से भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती। कैसे? कैसे? भाव से भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती। सर वहाँ पे तर्क चाहिए और नहीं, भाव से भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती। भैया मैं- शिविर कर रहे हैं, फिर भी बीच में लंच और ब्रेक तो है ही है खाने पीने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, शिविर कर रहे, अब तो बढ़िया आपका पेट भर जाना चाहिए। सुबह शाम तक चर्चा कर रहे, है ना? तो इसका मतलब है ना, बाय द वे आप शादीशुदा हैं, आप घर पहुँचे, पत्नी को बोला खाना खिला दो, पत्नी बोले कि मैं तुमको बहुत प्यार करती। इससे काम चलेगा? तो आप बोलोगे प्यार रखो अपने पास, खाना हो तो ले आओ, और वो 4 रोटी लाके मुंह पे मार दे। तुमको प्यार तो चाहिए नहीं, ले रोटी खाओ। अब पता चला भूख भी गई। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि भाव, हम समझदार कितने भी हो जाएं, हम समझदार कितने भी हो जाएं, उससे मेरे भाव और विचार की स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन भूख लगेगी, ठंड लगेगी, मकान की आवश्यकता लगेगी, गाड़ी की आवश्यकता लगेगी, और वो मेरे समझदार होने से पैदा नहीं हो रही है, मुझको कुछ काम ही करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक आवश्यकता भी मेरी ज़रूरत है, भाव भी मेरी ज़रूरत है। भाव के प्रोडक्शन की दुनिया अलग है, भौतिक वस्तु के प्रोडक्शन की दुनिया अलग है, इसका सामान अलग है, इसकी तैयारी अलग है, दोनों अलग दुनिया है और दोनों के पूरा करने का तरीका भी अलग है। तो क्या क्लैरिटी बनी? सुविधा से सुख नहीं। कितने लोग अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं कि ये हमारा भोगा हुआ है, ये हमारा देखा हुआ है। सुविधा से सुख नहीं, ठीक? और सुख से सुविधा नहीं। सुख मतलब समाधान। तो मैं समझदार हो गया तो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और खाना खेत में ही पैदा होता है, मैं करूं या मेरे लिए कोई और करे, फाइनली वो खेत में ही पैदा होगा। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि समाधान से सुख है, ये क्लैरिटी बनी। समाधान से सुख है, ये क्लैरिटी बनी, तब मैं पहचान पाया कि भौतिक आवश्यकता अलग है, भाव की आवश्यकता अलग है। भौतिक आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग है, भाव को पूरा करने का तरीका अलग है, और ये दोनों पूरी हो सकती है तो श्रम से समृद्धि की बात आई। इसलिए कहा कि एक भी व्यक्ति समाधान के बिना समृद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो अपनी भौतिक और भाव की आवश्यकता को नहीं पहचान पाता है, आवश्यकता का निर्धारण नहीं होता है, आवश्यकता की पहचान नहीं होती है, तब तक कितना होने से उसकी समृद्धि आ जाएगी, आवश्यकता से अधिक होने का भाव आ जाएगा। आवश्यकता की पहचान नहीं हुई तो आवश्यकता से अधिक का भाव कैसे आएगा? फिर कोई ना कोई श्रम से हम कोई जॉब करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, तब हम समृद्ध हो सकते हैं। बढ़िया। यहाँ से हम एक नया अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। अब हम एक नया अर्थशास्त्र लिखते हैं।
ब्लू पेन नहीं है, होगा तो देखना। रेड भी नहीं है, होगा तो देखना। तो देखिए, अब आवर्तनशील अर्थशास्त्र, यदि अर्थशास्त्र बात करेगा तो भौतिक वस्तु की बात करेगा, तो ये कह रहे हैं कि मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है और साधन पर्याप्त है। साधन पर्याप्त है। ऐसा कैसे लिख दिया? यदि वो रिबन कट गया है, सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश, यदि ये रिबन कट गया है और अब मैं अपनी आवश्यकताओं को समझता हूँ कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, जिंदा रहने के अर्थ में है, तो अब मैं पहचानता हूँ कि भौतिक आवश्यकताएं निश्चित है, शरीर की आयु निश्चित, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, कंजम्पशन निश्चित, शरीर का सब निश्चित है ना। तो यदि ये निश्चित है, तो यदि भोजन की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि एक आदमी पर डे 400 ग्राम खाता है। हम उसको 1 kg कर लें तो 80 ईयर्स इंटू 1 kg इंटू 365 डेज इंटू 80 ईयर्स पहले चला गया तो बचेगा। टोटल अकाउंट इतना है भोजन का, तो ये लगभग 320 क्विंटल के आसपास आता है। और 320 क्विंटल के प्रोडक्शन के लिए 80 साल में 320 क्विंटल प्रोड्यूस करना है, ये 1/10 ऑफ एकड़ आता है। और भारत में अभी भी एक आदमी के हिस्से में 1 एकड़ से ऊपर जमीन आती है। तो भारत पूरे एशिया को खिला दे। अभी भोजन को उत्पादन करने में लगे लोग सबसे सक्षम लोग हैं, टेक्निकली, फाइनेंशियली सबसे कमज़ोर लोग अभी भोजन के उत्पादन में लगे हैं। और मिसयूज़ और मिसमैनेजमेंट, साल भर में इतना सारा चावल जानबूझ के सड़ाया जाता है कि शराब कंपनीज़ को कम कीमत पे दिया जा सके और मोटा पैसा खाया जा सके। ये सभी राज्यों में कम ज़्यादा होता है ना। तो पूरा जितना मिसमैनेजमेंट, मिसयूज़ है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक सारे को मिला के देखेंगे तो काफ़ी सोचनीय स्थितियां हैं। यदि पुरुषों से पूछूं कि साल भर में कितने कपड़े नए खरीदते हैं, है? एक। पुरुषों से पूछूं कि कितने कपड़े नए खरीदते हैं, 4। तो आज तक 4 से अधिक आज तक कोई बोल नहीं पाया, 20 साल हो गया। बहनों से पूछूं, नहीं पूछ। आज तक 20 साल में बहनों ने एक भी शिविर में पूछने नहीं दिया कि साल में कितने खरीदते हैं, है ना। कभी कपड़ों के भी आंसू आते आते मेरे को लगता है घर में सैलाब आ जाता है ना। कितने का तो नंबर ही नहीं लगता है सारी ज़िंदगी। तो ये 80 साल इंटू 4 जोड़ी, इतने कपड़े की ज़रूरत है। अपने घरों को देखें और पर हेड रूफ एरिया निकालें। पर हेड रूफ एरिया कितना निकल रहा है दिल्ली वालों? पर हेड रूफ एरिया है भाई, एक फ्लैट 1100 स्क्वायर फीट का मान लीजिए, 1000 स्क्वायर फीट मान लीजिए, 4 लोग रहते हैं, कितना आ गया? वाह, है पर हेड 300-400 स्क्वायर फीट आएगा। ठीक है। शहर में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 300 स्क्वायर फीट के आसपास आता है पर हेड। गांव में कैलकुलेट करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट से कम नहीं आता है। तो शहर में काफ़ी गरीबी है रहने के मामले में। ठीक। और क्या कैलकुलेट करना है? अब धीरे से और देखिए, अपना ध्यान इस बात पे जाता ही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जितने कपड़े आज की डेट में मौजूद हैं, यदि पड़ोसी को नहीं चमकाना है तो इस शरीर यात्रा के लिए पर्याप्त हैं कि नहीं है? कितने लोग बोल सकते हैं कि पर्याप्त है?
पड़ोसी को नहीं चमकाना हो तो, ठीक है। तो लगभग स्थिति ये है कि यदि पड़ोसी को नहीं चमकाना है और हर शादी में नया सूट पहनना होता है, अब देखो शादी दूसरे की और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 15,000 का सूट मैं, 50,000 का सूट मैं खरीद रहा हूँ। और एक तो हमारे दोस्त हैं, बोले किसी की शादी में जा रहे थे, बोले यार सूटकेस भी खरीदना पड़ेगा। मैं सूटकेस क्यों खरीदना पड़ेगा? बोले यार 5 स्टार में मैरिज है तो वहाँ सूटकेस भी एक लेवल का चाहिए, अभी यार ये सस्ता सूटकेस लेके कैसे जाऊँगा। तो मेरे को लगता है कि जितने लोग शादी में जाते हैं, यदि उनका बजट भी जोड़ा जाए तो हो सकता है वो शादी वाले के आसपास ही बैठ जाएगा, सबका मिला के, आना जाना, ट्रैवलिंग, है ना, सारा खर्चा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास आज भी जो गाड़ी हमारे पास आज है, यदि पड़ोसियों से चमके हुए नहीं है और चमकाना नहीं है, तो जैसी गाड़ी अभी घर में है ये पर्याप्त है कि बदलना है? फिर लगता ठीक ही है, क्या करना है। और जैसे घर में अभी रह रहे हैं ऐसा घर पर्याप्त है कि बदलने की ज़रूरत है? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा पर्याप्त ही है और पहले से भी ज़्यादा ही है। यदि सारे घर के कमरों को देखें कि वो ऑप्टिमली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो एक कमरा 8 घंटे तो यूज़ हो, तो कितने कमरे ऐसे हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं? अभी भी घरों की हालत, बहुत सारे घरों की हालत ऐसी है। तो इस तरह से हम देखना शुरू करेंगे तो मोबाइल हमारा 24 घंटे काम करता है और मैक्सिमम 2 घंटे यूज़ करते हैं। कितने घंटे हमारी आवश्यकता से ज़्यादा उपलब्ध है? तो मोबाइल हमारा 96% हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, गाड़ी हमारी 95% हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। हमारे विचार की ताकत, यदि 24 घंटे हम देखें तो उसको कितना हम मीनिंगफुली यूज़ करते हैं अपनी विचार की ताकत को, तो पता चलेगा वो तो सारा ही मिस यूज़ हो रहा है, ठीक। तो ऐसे हम पाते हैं तो पता चलता है कि विचार आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, शरीर आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, कपड़े आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, मकान आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। अधिकांश चीज़ें आज और अभी हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं। केवल गरीबी है तो मानसिकता में है, क्योंकि मैं अपनी पहचान का आकलन किसी दूसरे के कंपैरिजन में करता हूँ और दूसरे को मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि मैं किससे कम हूँ, है ना। तो इससे पता चला कि साधन पर्याप्त हैं। ये कैसे पता चला? यदि नेचर में देखेंगे तो पेड़ पौधे जिंदा रहें उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश। जितने पेड़ पौधे हैं उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज़्यादा है? जितने पशु पक्षी हैं उनके सस्टेनेंस के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत है। यदि देखें उपलब्धता कितनी है, तो ना जनसंख्या प्रॉब्लम है, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, आज भी जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। यानी ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि $1 पर एकड़ में जितनी ज़मीन चाहिए हमारे यहाँ आके ले लो, और $1 पर एकड़ में 80 साल का लीज। जिनको भारत से जाना है चले जाओ। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग भारत से जाते हैं या विश्व से भी आते होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो नेचर अपने आप में पर्याप्त है। और अभी पूरे विश्व की जनसंख्या ना लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि तो अभी क्या चल रहा है, 2100 चल रहा है ना, तो लगभग 2200 ये सदी पूरे होते होते लगभग पूरे विश्व की जनसंख्या नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी, और कई कंट्रीज़ के नीचे जा रही है, ऐसा बोलते हैं। तो ना जनसंख्या प्रॉब्लम रह गई, प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो हमारी मानसिकता ही समस्या है, बाकी कोई चीज़ समस्या नहीं है दुनिया में। तो क्लैरिटी बनी कि मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, साधन पर्याप्त है, और खुशी की बात यह है कि हर मानव में यदि वो अपनी आवश्यकता को पहचान लेता है तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। हर मानव में जितना वो कंज्यूम करता है उससे अधिक उत्पादन की क्षमता है। कैसे पहचाना इस बात को? हाँ जी, सर पर ये बिजनेस के लिए तो बहुत गलत है ना। जैसे जापान है ना, उन्होंने यही किया था कि जो हर ओवर कंजप्शन बंद कर दिया था। है जापान जो है ना कंट्री, उन्होंने ओवर कंजप्शन बंद कर दिया था। ओवर कंजप्शन, जैसे एक गाड़ी चाहिए घर में, एक ही लेकर आया,
जो खाना चाहिए वेस्ट वेस्ट मतलब बिल्कुल हिसाब से चलने लग गए थे। पर उसी चक्कर में कंपनियों को इतना नुकसान हो गया वहाँ पे। क्या नुकसान हो गया? सर जो बहुत सारी कंपनियाँ थी उनको शिफ्ट करना पड़ा अपना वहाँ पे दूसरी कंट्रीज में जाके। तो क्या क्या करना चाहिए था? सारी धरती का सब लोहा निकाल के गाड़ियाँ बना दें, अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष ना बचे, ये करें? नहीं पर इसका मतलब होगा तो कहीं ना कहीं हमको जब हमारी क्लैरिटी नहीं बन रही है कि मेरी आवश्यकता कितनी है, तो हर आदमी को 500 एकड़ ज़मीन खरीदना है। तो इसका मतलब है कि सबके लिए ज़मीन उपलब्ध रहे, सबके लिए भोजन उपलब्ध रहे। तो जब तक हमारा वो डिज़ाइन निकल के नहीं आएगा, अभी जीडीपी पे तमाम लोग क्वेश्चन खड़ा कर ही रहे हैं कि जीडीपी किसी देश के विकास का आधार नहीं हो सकता है। अब आप विकसित हुए, उसका आधार क्या है? आप कितना भी कमा लो, अमेरिकन लाइफस्टाइल से या किसी की लाइफस्टाइल से आपको अपनी लाइफस्टाइल कम लगती है ना? अभी मद्रास में बोल रहे हैं पानी ख़त्म हो गया, तो पानी ख़त्म होने का कारण ये है जितना विकास के लिए पैसा आया सारा पैसे में ज़मीन सीमेंट कर दिया। अब पानी परकुलेट ही नहीं होगा तो ज़मीन के नीचे कहाँ से जाएगा? तो ये जब तक ये हमारा बेवकूफ़ी वाला माइंडसेट हैंडल नहीं होगा कि हम विकास किसको बोल रहे हैं, हम समृद्धि किसको बोल रहे हैं, जब तक ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं होंगी, ऐसे ही हम कोई चीज़ से कंपेयर करके निकालते रहेंगे कि हम पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मेरा दोस्त डिप्रेशन में था, अपनी फैक्ट्री है, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है, बढ़िया घर है, डिप्रेशन में क्यों है? वो दोस्त आगे निकल गया है। जब तक ये किसी के कंपैरिजन में हमारे देश का विकास डिफाइन होगा, है ना, यार इतने तुम विकसित हो गए, तुम खुश क्यों नहीं हो? पूछो अपने आप से। फिनलैंड को हम इतना विकसित मानते हैं, पूछो उनसे यार खुश क्यों नहीं हो? सारी उपलब्धि किस बात की है? बोले टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी की टाइम इज़ हैप्पीनेस। फाइनली मनी किस बात में खर्च करते हो? खुश होने के लिए। सारा टाइम कमा के, टाइम लगा के बहुत पैसा कमाया और उसके बाद में परेशान हूँ, है ना? तो सार बात इतनी है कि मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, और मेरी खुशी कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए, बिना आदमी का शोषण किए हर मानव खुश रह सकता है, हर परिवार समृद्ध हो सकता है, समाज से भयमुक्त हो सकता है। इससे अधिक की कल्पना आप कर नहीं सकते, इससे कम में काम चलेगा नहीं। तो हमको अपने मापदंड रीडिफाइन करना होगा। तो व्यक्ति की सफलता के मापदंड रीडिफाइन होंगे, कंपनी के मापदंड रीडिफाइन होंगे, परिवार के मापदंड रीडिफाइन होंगे, समाज के मापदंड रीडिफाइन होंगे, सारी चीज़ें रीडिफाइन होंगी। क्योंकि आदमी समझ में नहीं आया है तो सारे मापदंड उठपटांग हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि जब तक हम अपने सफलता के मापदंड को रीडिफाइन नहीं करेंगे, उसको मानव के अनुरूप डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी माने बैठे हैं। अभी आईटी में काम करते हुए अभी कुछ लोग दोस्त हमारे हैं, उनमें नया फैशन आ गया है। बोले जो लोग कपड़े को धो के पहनते हैं वो गरीब होते हैं। पैकिंग खोली, पहना, फेंक दिया, हर बार नई पैकिंग खुलेगी। अब 4-5 लाख का पैकेज है, अकेला लड़का है, खर्च भी कहाँ करे? अब नए शौक, फिर नवाबी शौक पालने पड़ेंगे। कुछ शौक पाल ही लेते हैं हम, तो आखिर क्या करें? अब आप मान लो कि आप तो धुले हुए पहनते हो, तो आप गरीब ही हो, तो किस दिन आपको भी ये काम करना पड़ेगा। तो हम कैसे डिफाइन करें कि मैं अपने आप को ये मानूं कि मैं ठीक जी रहा हूँ? उसका आधार क्या होगा? कंपैरिजन आधार होगा कि मेरे आप में, अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगा? तो जब तक वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, हम ऐसे ही बेघर रहेंगे। सर एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना थोड़ा चाहूँगा। माइक ऊपर। एक इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है। उसमें ये था कि पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं एज ए ह्यूमैनिटी। और जैसे आजकल बोलते हैं जनसंख्या कंट्रोल करो, काफ़ी क्या? जनसंख्या कंट्रोल करो, ऐसा जनसंख्या बोलते हैं। कंट्रोल करो, हाँ। हाँ, कि चाइना में जैसे कह दिया गया है कि 1 से 2 बच्चे, एक बच्चा ही काफ़ी टाइम तक चला था वहाँ पे, कि अब रिवाइज कर रहे हैं। अब रिवाइज भी कर दिया है उसको रिसेंटली। तो मेरे को लगता है सबके लिए जानना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम आपको 5 बच्चे आपके होने चाहिए। 5 बच्चे? हाँ, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी सही है लॉन्ग टर्म में। ये हमको नहीं पता। 5 बच्चे, चलो 2.5 कर लेना है। माइक माइक माइक। ऐसे बोलते हैं कि जनसंख्या अगर स्टेबल रखनी है तो 2.1 एवरेज मानते हैं। 2.1 होगा तो जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं।
ठीक है, अब उस टेबल, अब ये जनसंख्या कितनी रहेगी ये कैसे निकाला जाए, सवाल ये खड़ा होता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जनसंख्या कितनी रहेगी ये कैसे निकाला जाए। तो किसी गांव का मान लीजिए 50,000 एकड़ उस गांव की ज़मीन है, तो एक गांव में कितने लोग 50,000 एकड़ में कितने लोगों को पाला जा सकता है, तो गांव की अधिकतम जनसंख्या कितनी होती है तय हो जाएगा। तो और पूरे विश्व की कितनी हो सकती है वो भी तय हो सकता है। तो अभी हमारे पास वो उस तरह से हम नहीं सोच रहे हैं। चलिए, तो इससे पता चला, देखिए अभी भी ऐसा है कि घर में बोलिए माइक। हेलो भैया, एक बात समझ में नहीं आया जी। अभी आपने ये जो एक चीज़ें बताई कि कितना खाना चाहिए, कितना रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, तो आपने एक जनरलाइज फॉर्मेट बता दिया कि इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ होगा तो वो यानी कि वो हमारी ज़रूरत या आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो भैया कल ही हम बात कर रहे थे, ऐसा नहीं बताया, तो केवल एक जनरल चर्चा किया, केवल कंसिडरेशन के लिए एक चर्चा किया। तो आवश्यकता कभी भी फिक्स नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एक परिवार अपनी समझदारी से अपने घर का डिज़ाइन, सबके घर का डिज़ाइन एक होगा? नहीं होगा। सबकी सैलरी एक होगी? नहीं होगी। अपना बिजनेस करेंगे सबका इनकम एक होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है हर परिवार का भोजन एक जैसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि भौतिक आवश्यकताएं की मात्रा, उसकी वैरायटी, उसकी क्वांटिटी वो परिवार अपनी समझदारी से मिलकर तय करेगा। इसमें किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये कोई फिक्स फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। भैया हेलो, वो अभी भैया ने बताया हाँ कि थोड़ा जापान, माइक आप लोग ऐसा माइक रखते, ऐसा जापान की कंपनियां हाँ। वो वाला मैटर बताया, तो उससे ये लगता है कि हम कोई बाजार छोड़ी है सबके लिए। हम बाजार हाँ, कंज्यूम थोड़ी कंपनियां हमारे लिए हैं, नहीं कि हम कंपनी। हाँ बिल्कुल, ये सोचने की ज़रूरत है कि मानव के लिए बाजार है कि बाजार के लिए मानव। हमारी आवश्यकता होंगी तो कंपनियां बनाएंगी चीज़ें, हमारी आवश्यकता नहीं होगी हाँ। तो वो नहीं बनाएंगी। वो प्रॉफिट में चलें, ये हमारी गारंटी थोड़ी है। ये बिल्कुल ठीक। हाँ जी, एक बात शेयर करना चाहूँगी भैया। हाँ। ये जो बात चली थी ना कि बच्चे घर में कितने होने चाहिए, हाँ। और एक बच्चा जापान में है या 2 या 2.5 कैसे बच्चे। तो मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बाबा दादी के साथ पली बड़ी। तो बाबा दादी के घर में 4 बुआ जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी मम्मी थी, एक बुआ जी के बच्चे हमारे साथ में रहते थे। और छुट्टियों में कभी चाचा के, ताऊ के और जाने कितने कितने रिलेटिव्स घर में आ जाते थे। एक बड़ा सा आंगन था, बाबा जी का एक तखत था और सबकी छोटी छोटी चारपाइयाँ थी, और तखत के बाद पंखे की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद बड़े घर हो गए, सबके अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए हम सब लोग। जब हमारी शादी हुई 15 साल पहले, तो एक छोटा सा कूलर था और उसी से हम सब लोग सेटिस्फेक्शन के साथ रह रहे थे। फिर बेटा हुआ तो एक बड़ा कूलर आ गया, फिर अपना घर आ गया, किराए के मकान से अपने घर में आ गए। तो लगा कि अब 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो कम से कम 2 कूलर तो होने चाहिए। फिर 2 कूलर हो गए। फिर लगा कि जब अपना घर है और हम लोग संपन्न है तो कम से कम एक AC भी होना चाहिए। तो पहले एक कमरे में सब लोग थे, फिर 2 कूलर हो गए थे तो अलग अलग कमरों में चले गए थे। फिर एक AC हो गया तो एक बंदा AC में भी चला गया, लेकिन सब अलग अलग हो गए। सबके कमरों में TV भी हो गए, कॉमेडी शो भी चलते हैं तो सब अलग अलग हंसने लगे थे। और एटलीस्ट आज हम सब लोग वो सारे डब्बे, पंखे, AC वेसी सब छोड़ के और फिर उसी जगह पहुंच गए कि जहाँ एक छत है और सब लाइन से सोते हैं और ज़्यादा सुखपूर्वक सोते हैं। तो मैं अभी 39 की हूँ, तो 39 ईयर में मैं जहाँ से शुरू हुई थी आज वहीं आके सुख पा रही हूँ। और बीच में जो भी सब कुछ था वो सिर्फ सुख की तलाश थी, वहाँ सुख था नहीं। ठीक है, मतलब सार इतना ही है कि सवाल पंखे, कूलर, AC का है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि भावनात्मक रूप से हमारा कनेक्ट है कि नहीं। जी। वो कनेक्ट AC में बैठ के भी बन जाए तो क्या बुरा है, तो है ना? और वो कनेक्ट कूलर में बन जाए तो भी क्या बुरा जी, है, जी। और छत पे बन जाए तो भी क्या बुरा है। तो मैंने एक बच्चे में जो मैं देख रही हूँ आजकल फैमिलीज़ में, जहाँ एक बच्चे हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक बच्चा जहाँ पर है वो डिस्टर्ब रहता है, वो अकेलापन फील करता है
उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मम्मी से बात करूँ, मम्मी के पास टाइम तो नहीं है, पापा से 2.1 बात रखना है, करूँ, बस पापा से बात बात खत्म। करूँ। और जब ज़्यादा बच्चे थे घर में और उसके बाद रिलेटिव्स के बच्चे भी आ जाया करते थे, तो घर में एक उत्सव का माहौल हमेशा बना रहता था। एक बच्चे वाले ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलो बोलो, माइक लो। हाँ सर जैसे ये लॉजिक बैठ रहा है ये क्या? कि जैसे नीड तो फिक्स है, मतलब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सर ये फिर बाकी ज़िंदगी के 60-80 साल करेंगे क्या? हैं? हाँ, ये काम की बात बोली है, ये काम की बात बोली है। हाँ जी, फिर से बोलो, सुनो इनकी बात। जैसे सर ये समझ में आ रहा है, लॉजिक बैठ रहा है इसका, पर ज़िंदगी में 60-80 साल निकालना है सही से, तो करेंगे क्या बाकी टाइम? हाँ जी, कौन देगा इनका आंसर? भैया हाँ जी। भैया इनकी पूरी स्टोरी सुनी थी मैंने। अच्छा। इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया। इनको एक कोई सब्जेक्ट लेना था, वो ले लिया। शादी हो गई? नहीं, इनकी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है? नहीं होने वाली। हाँ, आप इनसे सुनिए ना कि इन्होंने, इनकी जर्नी क्या रही है, इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। लास्ट दिन बात करेंगे जी। मटेरियल माल पूरा आ जाए तब बात करें ना। लिख लेना इसको। मेरी एक जानना है कि एज ए व्यापारी आदमी अगर आपने जैसे समझाया कि हर मानव की आवश्यकताएं जो उसके बाद में उसको अपनी जो है इच्छाओं को नहीं करना चाहिए, जितनी अपनी आवश्यकता उतना उत्पादन करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीनिंग निकाल लेते हो। आप इतना उत्पादन करो कि ट्रक भर के नोट आए हर महीने और गिनने के लिए 5-7 मशीनें लगानी पड़े, बिना प्रकृति का शोषण किए, बिना मानव का शोषण किए। आप कमाओ जितना कमाना है, और आपके पास जो भी धन आएगा आप उसका सदुपयोग ही करोगे यदि समझ होगी तो। समझदारी से कमाना और समझदारी से खर्च करना। तो यहाँ कहीं भी आपको लिमिट नहीं किया जा रहा है कि नहीं हमको गरीबी में जीना है, न्यूनतम में जीना है। नहीं, नेचर में कोई गरीबी नहीं है, तो हम गरीबी से क्यों जिएंगे? समृद्धि से जिएंगे, आवश्यकता से अधिक होने का भाव, ठीक है। और जो भी आवश्यकता से अधिक होगा उसका सदुपयोग करेंगे। मैं क्यों शिविर करता हूँ? टाइम कैसे गुजरता है मेरे से पूछो, और जितने लोगों का नहीं गुजरता हो मेरे को बताओ। सबका इंतजाम मेरे पास है, जितने ले आओ, 1000 10,000, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम अपने टाइम को क्वालिटेटिवली लगाएंगे, अपने में क्वालिटी बढ़ाने में लगाएंगे, दूसरों में क्वालिटी बढ़ाने में लगाएंगे। और बहुत सारे लोगों की कैपेबिलिटी अलग अलग है। कुछ लोगों की स्किल्स की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो दूसरे लोगों को स्किल इम्पार्ट करेंगे, स्किल देंगे ताकि वो भी समृद्धिपूर्वक जी सकें। किसी की हेल्थ वाली साइड में कैपेबिलिटी है, किसी की कोई साइड में कैपेबिलिटी है, तो हमारी जो भी कैपेबिलिटी होगी वो मानव लक्ष्य को साकार करने में लगेगी। सूत्र इतना ही है कि हर मानव अपनी उपयोगिता को जान के सिद्ध होता है। क्यों बड़े पद हम पाना चाहते हैं? बड़े पद में पॉजिटिव पार्ट ये है कि मेरी उपयोगिता को मैं विस्तार दे सकता हूँ। बड़े पद का इतना मतलब है, पॉजिटिव मतलब। तो इसका मतलब है कि मूल सूत्र इतना ही है कि हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। अभी तक स्वयं को शरीर मानते हुए हम केवल जिंदा रहने के अर्थ में अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, या हम संग्रह में लगे हैं, बहुत सारा एक्यूमुलेट करने में लगे हैं, और उस आधार पे सामान से सम्मान, सुविधा से सुख की तलाश में हैं और संसार पे बोझ बन रहे हैं। हमारी क्लैरिटी बनेगी, है ना, तो हमारा डायरेक्शन दूसरा हो जाएगा। अभी सरकारों का भी कोई विज़न नहीं है, ठीक। तो यदि विज़न क्या है? विज़न एक ही है। कोई भी सरकार हो, समाज हो, देश हो, प्लैनेट हो, सारे लोग समझदार हो जाएं, इससे कम में क्या चलेगा? सारे परिवार समाधान समृद्धि से कैसे जिएं, उसके लिए स्किल्स कैसे देंगे, और उसके लिए एजुकेशन में स्किल कैसे आएगी? इससे और क्या काम है दुनिया में? तो ये सारी चीज़ें फिर रीडिफाइन होंगी मानव को समझने के आधार पर। चलिए, तो इसको हमने देखा कि मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की ताकत आज भी है। आज भी कम लोग कमाते हैं, ज़्यादा लोग खाते हैं। और यदि किचन में देखें तो एक महिला को जितना, महिला या पुरुष जितना पका सकता है वो सारा खा नहीं सकता। खेत में जितना एक आदमी पैदा कर सकता है सारा खा नहीं सकता। और फैक्ट्री में तो ऑटोमेशन आ गया। ऐसे तो कई कंट्रीज़ हैं जहाँ बोल रहे हैं उत्पादन मत करो, सब्सिडी ले लो, क्योंकि प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले ही ओवर प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन की हैसियत आदमी की बहुत ज़्यादा है, कंज्यूम करने की कैपेसिटी आदमी की कम है। इसलिए
इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव, अभाव का अभाव मतलब अभाव का अभाव। कमी की कमी हो जाए, आवश्यकता से अधिक होने का भाव हो जाए। जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध है। ये कब संभव हुआ? जब आवश्यकता की पहचान बनी। इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। तो रॉबिन्सन गलत साबित होता है। दूसरी बात करें, एक आवश्यकता अभी बची है, मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं। मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं। और खुशी की बात यह है, और वो कैसे पूरा होता है? समाधान बराबर सुख, समझने से पूरा होता है। और खुशी की बात यह है कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता मौजूद है। बताइए क्या कमी है? इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। कोई कमी हो तो बताइए। हाँ जी, माइक आ गया, माइक पीछे से आ गया। भैया आज से जैसे हम 20-25 साल पहले की बात करें तो इतनी भौतिक सुख सुविधाएं तो नहीं थी। तो लोगों में कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पापा साइकिल से जाते हैं तो मैं उनके लिए कार खरीदूं। एक हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो हमारे पास पक्का मकान हो, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें तो हम ये सब देख ही रहे थे। अब जो आज का जो युवा पीढ़ी है उनमें डिससेटिस्फेक्शन इसलिए इतना जल्दी आ रहा है क्योंकि वो देख चुका है पहले से ही, वो उसी फैमिली में पैदा हो रहा है। तो प्रॉब्लम अब करेगा क्या? तो इन सब चीज़ों को पूरा करने में हमें 40 साल तो निकल गए, और शादी अपने आप में 15 से 20 साल का प्रोजेक्ट तो है ही, है ना। तो अब बच्चा जो है, शादी क्यों प्रोजेक्ट है भाई? मतलब लाइक उसकी जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसको इतना लग ही जाता है, सेटल करते करते। हाँ, अब जो यूथ है वो इतना जल्दी डिससेटिस्फाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा के पास सब है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है ना। एक तो वो खुश नहीं है, और मेरे को पापा को कुछ नहीं देना है क्योंकि उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है। और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए, उसको अंदर से फील होता है कि ये तो पूरा नहीं पड़ रहा है, थोड़ी सी भी आँख खुली है तो। और हम जब छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। अभी सबके पास सब है फिर भी प्रॉब्लम है, इसलिए उसको अब नेक्स्ट चाहिए। हाँ, तो सब नहीं है, जिंदा रहने का सामान है, हाँ, जीने का सामान नहीं। तो अब ये ध्यान में आ जाएगा कि जीने का सामान नहीं है, तो जीने का सामान इकट्ठा करेंगे, जीने के लिए समझ इकट्ठा करेंगे, उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी सजाएंगे, उसकी रोशनी में अपनी उपयोगिता का विस्तार करेंगे। बहुत काम है। पूरे देश को ठीक कर लो, कितना काम चाहिए बताओ? पूरे देश में सारे लोग समझदार हो जाएं, सारे परिवार समृद्धि पूर्वक जिएं, उसके लिए स्किल्स को कैसे सेट करना है, सारे लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए आदमी की सोच, उसके पास जो भी स्वस्थ रहने की कला है उसको कैसे सबको पहुंचाएं। करो, कितना काम करना है। मतलब इतने साल हमने ये जो भौतिक सुविधाएं इकट्ठी करने में लगाई, अब हमें मन के स्तर पे जाकर काम करना है, और वो बहुत लंबी यात्रा है, वो इससे भी लंबी यात्रा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार यात्रा है और बहुत प्रोडक्टिव यात्रा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी, पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, हाँ जी बोर्ड को दिखाओ। इसमें कोई कमी हो तो देख लीजिए, बोर्ड पूरा दिखा दो।
यही आधा वाला, हाँ गुड। ऊपर वाला और दिखाओ, ऊपर वाला, दोनों को दिखाओ, ऊपर वाला भी, हाँ और ऊपर वाला भी दिखाओ, हाँ ये वो थोड़ा उसको छोटा कर दो। अब ये पूरा बोर्ड आपके सामने है। ऊपर से हमने शुरू किया था कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं। आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, इसको पढ़ने से कैसा लगता है? इसको पढ़ने से कैसा लगता है? गरीबी लगती है, अपने भीतर एक इनसिक्योरिटी आती है, स्ट्रगल करना एक आवश्यकता है ऐसा लगता है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमको समझ में आता है कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक भौतिक है, एक भाव है। और एक बार समाधान की रोशनी में ये पहचान लिया कि भौतिक आवश्यकताएं शरीर के लिए हैं और आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो ही सकता है, तो हमारी तो संसार में सभी की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो ही सकती हैं, संसार में सभी की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो ही सकती हैं। यदि एक व्यक्ति की, परिवार की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो गई, भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो अपने आप में अपने आप को सफल मानेगा कि नहीं मानेगा? यही सफलता है, सुफल। तो क्या निकल के आया? सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं। अस्तित्व में ऐसा ही डिज़ाइन है, नेचर में ऐसा ही डिज़ाइन है। इसलिए बहुत अच्छी लाइन बोल सकते हैं, एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती और एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती। ऐसा भी नेचर में नियम है। एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती और एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती, बशर्ते कि आपको अपनी इच्छाएं पहचाननी आती हैं। सहमत मत होइए, असहमत होने का प्रयास बनाए रखिए। क्या मतलब? गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? तो बैंक में डकैती डालना था, डकैती डाल दिया, पैसा आ गया, इच्छा तो पूरी हो गई। इच्छा पूरी हुई कि घटना पूरी हुई? घटना पूरी हुई। गलत इच्छा क्या होगी? सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश। इससे अलग कोई इच्छा आप कर नहीं सकते। हमारी सारी इच्छाएं, सारी गलत इच्छाएं केवल दो मॉडल में है कि सुविधा से सुख की तलाश और सामान से सम्मान की तलाश। क्या ये पूरा हो पाएगा? ये पूरा हो नहीं सकता। सही इच्छा क्या होगी? समाधान से सुखी होने की इच्छा। पूरी होगा कि नहीं होगा? समृद्धि पूर्वक जीने की इच्छा पूरा होगा कि नहीं होगा? सभी सुखी हो सकते हैं, ये इच्छा पूरा होगा कि नहीं होगा? झंझट खत्म। बोलिए। तो भैया अभी मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, दोपहर तक बोला था, 1 घंटे पहले काम कर दिया हूँ। लंच तक बोला था, कल लंच होने के पहले ऐसी व्यवस्था का दर्शन आपको हो जाएगा जिसमें सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। 1 घंटा विशेष। कोई कमी हो तो बोलो, असहमत होने का जितना प्रयास कर सकते हो करो। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा वर्क ऐसा है, मतलब लाइक ट्रांसफॉर्मेशन एक पीरियड चल रहा है जहाँ लोग काम तो कर रहे हैं डे नाइट, पर उनको पता है कि ये गलत हो रहा है। इतना तो अब लोग जानने लगे हैं कि ये जो जितना भी मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, जितना भी मैं माथापच्ची कर रहा हूँ, उससे मुझे फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी बच्चों से हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी कहीं इच्छा नहीं है, वो प्रेशर में है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मेरे पेरेंट्स IITian हैं। जैसे आज से 20-25 साल पहले IIT का बहुत बड़ा क्रेज होता था, पर अब जो IIT कर रहा है उसको पता है कि IIT वाला भी लॉन्ड्री खोल के बैठा हुआ है। क्या खोल के? मतलब लाइक कपड़े धो रहा है। मतलब वहाँ पे कोटा में एक ऐसा सिस्टम भी है जहाँ पे बहुत सारे IITians का ग्रुप जो है ना लॉन्ड्री खोल रखी है, मैस चला रहे हैं, ऐसा भी हाल है। अच्छा, ये है तो, और उसको ये भी पता है कि ये इतना हाईली लेवल का कंपटीशन है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। जबकि कोटा में कचौरी वाला ज़्यादा कमा रहा है। कचौरी वाला? हाँ। तो फाइनली पर्पस तो पैसा ही है। वही।
तो क्यों ना कचौरी बना के ज़्यादा कमाए, कपड़े धो करके, और ये पकोड़े तलो, कचौरी बनाओ, देश में कई सारे रोजगार। तो मतलब ये जागरूकता तो आ गई है लोगों के में अच्छा कि है, चल तो गलत अच्छा रहा है, इसीलिए इतनी तड़प पैदा हो रही है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइंस हैं। देखो, इससे ये समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। युद्ध हो रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो इसका मतलब ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो रही है, जो भी हमारी नेगेटिविटी है वो भी व्यक्त हो रही है, और जो भी हमारे निष्कर्ष हैं वो भी आ रहे हैं, और हम नई ज़िंदगी की तलाश में हैं। अब 20 साल की उम्र में इनको लगता है कि अब आगे ज़िंदगी भर क्या करेंगे, काम तो हो गया। मेरे को भी 22 साल में ये लगा था, यार घर में दिल्ली में घर का मकान है, मेरे पिताजी ने मेहनत किया, दिल्ली में मकान बना लिया, घर में गाड़ी भी है, हम किसान हैं, घर से दाना वाना भोजन आ ही जाता है, मकान भी है, भोजन भी आ जाता है, तो मैं ज़िंदगी भर फिर क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या? मेरे को यही समझ में नहीं आया, पैसा कमा के मैं करूँ क्या? तो मैं तो बेरोजगार हो गया 22 साल में, तो मेरे को नया रोजगार ढूंढना पड़ा। ऐसे आप भी ढूंढो। तो इसका मतलब है कि अब हमको कोई काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है, हमको इंडस्ट्री भी चलानी है, हमको खेती भी करनी है, हमको और भी सब करना है, लेकिन करने में क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हो गया, अब क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का शुरुआत होता है। एक स्थिति पूर्णता को पा जाती है तो नेचुरल है अगली स्थिति का एक हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वहाँ से फिर हम एक परिवार में जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टेज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। मानवता का जिंदा रहने वाला पार्ट पूरा हो गया, उसके लिए हमने लाखों साल लगाए, हजारों साल लगाए, यहाँ पहुँच के हमको पता चला कि जीना अभी शेष है, तो अब जीने के लिए आगे का काम चलेगा। अब क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्वालिटी बढ़ेगी, आदमी सुकून में आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में आएगा। जब मैं जॉब में था तो मैं यही सोचता था 500 का जंप लग जाए। हम लोग को तब 3500 रुपये मिलते थे 91-2 में, तब लगता था 500 का जंप मिल जाए तो ज़िंदगी में बाहर आ जाए, बस 4000 मिल जाए। तो महत्वाकांक्षा की बात बीच में आई थी, किसी ने कहा था कि महत्वाकांक्षा घट जाएगी। अभी हमारी महत्वाकांक्षा कैसी है? अभी हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी है, सरकार किसी की भी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार कोई भी चलाए, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एजुकेशन ठीक से चलाए, एजुकेशन ठीक से चलाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बेहतर होंगी, राजनीति भी सुधरेगा, बाजार भी सुधरेगा, परिवार भी सुधरेगा। आदमी में क्वालिटी पैदा किया जाए, खुद में क्वालिटी पैदा किया जाए। हाँ जी, माइक। तो क्वालिटी का दौर शुरू होता है, क्वांटिटी का दौर पूरा हो गया, या साथ साथ चलता रहेगा? सर थोड़ी तस्वीर सी इस तरह की बनती भी नज़र आ रही है। थोड़ा माइक ऊपर। तस्वीर इस तरह की बनती भी नज़र आ रही है पैरेलल कि साइक्लिक एक होता है डेवलपमेंट, कि भाई हम जब हमारे पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं थी, हम उनको पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गया था बस। और हमारा ये अनुसंधान मुझे लग रहा है कि वहाँ से शुरू हुआ है जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, किसी भी फॉर्म में हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अनुसंधान के शाश्वत होने का क्या रिलेवेंस है? शाश्वत कि ये चलता ही रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मकसद अब है वो पूरा होने के बाद वापस फिर वहीं पर आना चाहेगा व्यक्ति कि हाँ प्रकृति भी ये सब भाषा आपकी उस कंडीशनिंग से आ रही है, कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, फिर दोबारा कलयुग आएगा, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत सारी कपोल कल्पनाएं अलग अलग जगह से आती हैं जी। तो मैं सोचता हूँ बहुत सारी बातों को मैं अभी नहीं बोलना चाहता, थोड़ा और रुक के बोलेंगे। तो आप नेचर में जो नियम है वो ऐसा है, पूर्णता है और पूर्णता की निरंतरता है जी। पूर्णता है और पूर्णता की पूर्णता की परिभाषा ही निरंतरता ही पूर्णता है ना? तो कैसे हो गया? एक प्लैनेट, किसी समय तक प्लैनेट वो धरती भी नहीं था, धरती बन गई, तो धरती की निरंतरता है, प्राणावस्था का डेवलपमेंट है। प्राणावस्था उपलब्ध हो गया, प्राणावस्था की निरंतरता है, जीवावस्था प्रकट हुआ, जीवावस्था की निरंतरता है, मानव प्रकट हुआ, मानव में जागृति प्रकट हुआ, जागृति की निरंतरता है। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में बैक गियर नहीं है, इवोल्यूशन ही इवोल्यूशन है जी।
बैक गियर केवल भ्रमित मानव के हस्तक्षेप से होगा, जब भी होगा। भ्रमित मानव इस पे एटम बम फोड़ दे, फिजन फ्यूज़न एक साथ शुरू हो जाए, तो इसका कल्याण हो सकता है। जी जी, थैंक यू। बढ़िया भैया। हाँ जी। एक मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था। तो आपने ये पूरा बताया जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है, इसमें आपने बताया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं जो है वो निश्चित है और साधन पर्याप्त है। फिर आपने कहा कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, इसीलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है, यानी कि अभाव का अभाव हो सकता है। फिर आपने आगे लिखा है कि मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम है और उसके लिए हर मानव में समझने की क्षमता भी असीम है, इसलिए वो निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। तो इसको पढ़ने और इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि और क्या चाहिए फिर? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और मतलब आप जो कहते हो कि मतलब ये मतलब ऑस्कर देने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, इससे ना वो पद का जो दबाव था वो भी खत्म हो गया। मानव पद होना सबसे बड़ा पद हो गया। हम मानव हो जाएं, यही सबसे बड़ा पद है। कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी क्या देगा? मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। अभी हमको लगता है कि कोई मुझको अपॉर्चुनिटी देगा काम करने की, तो मेरी योग्यता को मैं प्रकट करूंगा। यदि हमारे पास सही अर्थों में योग्यता आ गई है ना, फिर हम अपॉर्चुनिटी तो खुद क्रिएट कर लेंगे। तो इसका मतलब है फिर ना वो पद मिलने का, मिल गया तो भी अच्छा करेंगे। और यदि आपको सही अर्थों में इधर की जगह बन गई तो आपको लगता है कि मैं पद में रह के वैसा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को लिबर्टी नहीं है। हमारे तमाम दोस्त पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में है और तमाम जगह में है, ठीक है। वो बहुत सारे लोग घुटन फील करते हैं कि जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अभी बिना पद के आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो, पद के साथ आपकी सीमा हो जाती है। तो फिर आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि पद पे रह के परफॉर्म करना है, बिना पद के परफॉर्म करना है। मैंने जो कुछ करता हूँ मैं सुख की तलाश में ही करता हूँ। मैंने पद पाया, जॉब किया तो सुख की तलाश में। कोई दिन लगता है कि इससे सुख नहीं मिलेगा तो जो सुख मिलेगा वो कर लेता हूँ। तो ना मैं कुछ छोड़ता हूँ, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। मैं सुख की तलाश में हायर लेवल पे चीज़ें पकड़ते जाता हूँ। जो अनावश्यक होता है वो छूटते जाता है। जॉब अनावश्यक है, छूट जाएगी। आवश्यक है, पकड़े रहो। कुल मिला के मामला इतना ही है कि मैं सुखी हो सकूं और मैं अपनी उपयोगिता को कितना विस्तार दे सकता हूं, मैं कितना उपयोगी हो सकता हूं। हर व्यक्ति अपने आप को अधिकतम उपयोगी देखना चाहता है। तो भैया अब इसमें थोड़ा आगे और है कि जो निरंतर सुखपूर्वक जो आपने कहा है, उसका मतलब रास्ता भी आप मतलब इस अनुसंधान मतलब इस दर्शन के पास है कि वो आगे उसके लिए क्या करना है। जैसे भैया वो पूछ रहे थे, तो मतलब एक आदमी को समझने से मुझे ये लगा कि आदमी को, क्योंकि हमने इतना पढ़ा, साइंस भी सारी चीज़ें पढ़ ली, मैथ्स पढ़ लिया, स्कूल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ये किसी भी रिसर्च करने वाले ने, किसी बड़े एजुकेशन वाले ने या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा निकाल के नहीं रखा, अभी तक नहीं रख पाए। तो मुझे लगता है कि वो मानव को समझने यानी खुद को जो, तो उसके लिए फिर नागराज जी के लिए वो कृतज्ञता और उसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी पूरी पिक्चर आने दें आपके पास, क्योंकि थोड़ी पूरी पिक्चर पुरानी है, पहले से आ चुकी है, इसलिए आपका ऐसा भाव है। बाकी के लिए वो पूरी पिक्चर आ जाए तो हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। आपके लिए भी थैंक यू। बढ़िया। तो बोलिए, एक लेवल का जर्नी हमने पूरा किया है जी। भैया जैसे ये बात है कि कोई भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती। हाँ, आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। जब हम इस राह में चल रहे होते हैं, जैसे हमारे भाई ने कहा कि मैं छोड़ के स्कूल में पढ़ा लूँगा, या मैं इन्होंने जॉब छोड़ के सोच रहे हैं कुछ और करूँ। जब कुछ और करना शुरू करते हैं और अपने 10 साल बाद फिर मैं लौट के देखता हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा। एक आपको घटी घटना सुनाता हूँ। मैंने 92 में जॉब से रिज़ाइन किया और मेरे को ऐसा लगता, गांधी जी को पढ़ के ऐसा लगा कि गांव के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने गांव में कुछ काम करने शुरू कर दिए। तो कपाट, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके थ्रू हमने कुछ प्रोजेक्ट्स गांव के विकास के लिए किए। हमारी संस्था का इवैल्यूएशन करने के लिए एक बंदा, हमारे पास स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट था, और एक बंदा जो इवैल्यूएशन करने के लिए आया, वो मेरे को, जब मैं उसको दिल्ली से लेके बुलंदशहर अपने गांव की तरफ गया तो हेलो। तो वो बंदा
दिल्ली के कमिश्नर की बेटी से उसकी शादी हुई थी और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, IITian था। तो वो भी एक ऐसा ही बंदा था कि जिसके मन में एक मीनिंगफुलनेस की तलाश थी। उसने जॉब छोड़ के गांव में काम करना शुरू किया और इस तरह से हमारा संपर्क हुआ। रास्ते में जा रहे थे तो हमारी स्टोरी शेयर हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, थोड़ा जात भाई हो गए, अपनापन आ गया। तो उसने मेरे को कहा कि देखो, मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो, इस दुनिया से निकल जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। मैं कई साल पहले छोड़ के इस दुनिया में आया। आज मेरे फैमिली रिलेशन बहुत ख़राब स्थिति में है क्योंकि वो कमिश्नर की बेटी है। फिर मेरा शादी उससे हो गई क्योंकि मैं IITian था और मैं एक योग्य लड़का था, मेरा घर से ठीक ठाक था। शादी मेरी उस जगह में हो गई, लेकिन मेरी वाइफ नहीं समझ पाती है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और हमारा रोज़ इस बात पे झगड़ा होता है। तो मेरा घर क्लेश में है। मैं ये सोच के आया था कि मैं गांव की सूरत बदल दूंगा। मेरे साथ के लोग मल्टीनेशनल में चले गए, वो हज़ारों लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर पाए, मैं 5 लोगों को जॉब नहीं दे पाया अभी तक। तो इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम भी ये सब ख्वाब देखना छोड़ो और अपनी जॉब करो, जो करना है करो, इससे इधर निकलता कुछ नहीं है। हम तो नए नए आए थे, हमारा भी अपना उत्साह था, हमने भी उसको पट्टी पढ़ाई। मैंने कहा देखो, गंगा उतरी हुई है उसमें नहा लेना, अपने पास पहले से भाषा तो थी ही। मैं गंगा उतरी हुई है उसमें हज़ारों को डुबकी लगवा देना अलग बात है, भागीरथी अवतरण करना एक अलग तरह का बात है। तुम भागीरथी अवतरण में लगे, अपने तो उल्टा उसको पट्टी पढ़ाई। उसके बाद 7 साल जो पिटाई हुई, जो उसकी हालत थी वो हमारी भी हुई। घर में झंझट, बच्चे के लिए दूध का पैसा नहीं, हॉस्पिटल में चला गया तो वापस कैसे आएगा। चिंता इस बात की नहीं है कि ठीक हो जाए, चिंता इस बात की है कि जब वापस आएगा तो हॉस्पिटल वाला बिल मांगेगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो जितनी पिटाई होनी थी, और मैंने अपनी बचपन से जवानी तक गरीबी नाम की चीज़ देखी नहीं थी। जॉइंट फैमिली थी, घर का अकेला बच्चा था, बुरा कोई शौक था नहीं, हमेशा हॉस्टल्स में रहा। तो ताऊ जी अलग से पैसा देते थे, माँ अलग से देती थी, पिताजी अलग से देते थे, तो अपनी जेब भरी हुई रहती थी। बुरा कोई शौक था नहीं, इसलिए बढ़िया चलता था गाड़ी। तो कितनी गरीबी क्या हो सकती है मैंने जम के देखी, स्ट्रगल क्या हो सकती है, अपमान क्या हो सकता है। 7 साल जम के पिटाई हुई। और मैं भी ये सोच रहा था कि यार बात तो बंदा ठीक कह रहा था, अब ना पीछे लौटने लायक, क्योंकि पीछे के दरवाजे बंद करके आए थे, आगे के दरवाजे खुलते नहीं थे। तो ये सब में जो स्ट्रगल है, अब किस बात का स्ट्रगल है? स्ट्रगल इस बात का है कि जिन चीज़ों के दरवाजे हम खोलना चाहते हैं, उन चीज़ों के दरवाजे हमारे पास, उसका कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। तो जब तक मानव की समझ हमारे पास नहीं होगी, क्या मानव की, जो मैं बात कह रहा था कि जब हम इस तरह के इमोशंस के साथ में दुनिया में उतरते हैं और 10 साल बाद जब पीछे लौट के देखते हैं कि मैं कहाँ पहुँचा और मेरे साथ के लोग कहाँ पहुँचे, तो बहुत एक घबराहट पैदा करता है। तो पता चलता है कि मैं तो कहीं नहीं पहुँचा। कंपैरिजन मैं उन्हीं लोगों से करता हूँ जिनको छोड़ के आया था। तो जब तक मेरे पास इस नई राह के मापदंड उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, फिर हमारा आपस में कोई कंपैरिजन करने का स्थिति नहीं बनता है। मैं तो जॉब छोड़ के निकल आया, फिर मैं कुल मिला के मेरे पास 2 ही लाइन अटक गई थी, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। अब ये 2 लाइनें मेरे को बहुत परेशान कर दिया। दिल्ली में रह के चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई नौकरी बिना झूठ के नहीं है, कोई बिजनेस बिना चोरी के नहीं है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निपटने के लिए आपको ये सब धंधा करना ही पड़ेगा। तो मैं दिल्ली में रह के 2.5 साल सारे डिपार्टमेंट से झगड़ा किया, पुलिस वाले से लेके सारे डिपार्टमेंट से। आज सोचता हूँ कि उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने, एक नौजवान है उत्साहित है बोल के छोड़ दिया। दिल्ली में तो कोई भी पुलिस वाला मेरे को निपटा देता जितने मैंने झगड़े किए थे। लेकिन फाइनली मुझको ये समझ में आ गया कि पढ़े लिखे समाज में अपनी दाल गलेगी नहीं, है ना। तो मेरे को उस समय ये लगता था कि मैं नक्सली हो जाऊँ और एक बंदूक उठा के 10-20 को निपटाऊँ। ठीक, मैं बस्तर इसलिए नहीं आया था कि मेरे को आदिवासियों की सेवा करनी थी। मैं बस्तर मूल में, वो एक कारण था, मूल में कारण ये भी था कि दिल्ली में अपनी दाल नहीं गिलेगी, ये समझ में आ गया। लोग मेरी बीवी को रोज़ परेशान करते थे, आज के लिए क्या कर। सॉफ्ट टारगेट बीवी थी, मुझसे तो कोई अटकता नहीं था। उसके बाद सुनेगा आधे घंटे का भाषण, तो बीवी को पूछते थे आज के लिए क्या करता है, ये ठीक नहीं करता है, तुम समझाओ उसको। और हम तो मानने वाले कहाँ थे। तो बीवी रोज़ रोती थी, अब वो रोज़ रोती है, इधर कुछ निकलता नहीं है, झंझट ही झंझट। तो एक दिन तय किया, घर से इतनी दूर चले जाना है जहाँ कोई ये नहीं पूछे कि आजकल क्या करते, है ना। तो संयोग था, एक बस्तर समझ में आ गया,
और कम से कम आदिवासियों के बीच में रह के उनकी जो भी मिनिमम बेसिक नीड्स हैं उनके लिए कुछ उपयोगी हो जाएंगे, इस पढ़े लिखे समाज में हमारी दाल गलेगी नहीं। फिर मैं बस्तर आ गया और जीरे से दीवन विद्या मिल गया। तो मैं देखता था कि शुरुआती दौर में मैं प्रेशर में आता था। जब मैं दिल्ली जाता था अपने मित्रों के बीच, अपने परिवारों के बीच, मेरे ऊपर प्रेशर आता था। फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि जैसे जैसे ये समझ बढ़ी, भौतिक रूप में कुछ नहीं बढ़ा, कोई जॉब लग गई, कोई बहुत पैसा आने लगा, कोई समाज में सम्मान हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो स्व मूल्यांकन होने लगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब पहले तो हमारे पास सही गलत के भी आधार नहीं थे। 4 लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, 4 लोग गाली देते तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। तो इस पूरे कैनवस में सही गलत का कोई यूनिवर्सल मापदंड हमारे सामने आता है। मेरे भीतर कोई अच्छाई है, मैं उसको यूनिवर्सल ग्राउंड्स पे अप्रिशिएट कर पाता हूँ। मेरे भीतर कोई गैप है, मैं उसको भी स्वीकार कर पाता हूँ और उसको भी पूरा करने के लिए काम कर पाता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैं देखता था जिनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, वो उस समय इंटरनेट नया नया आया था, तो वो लोग अपना बायोडाटा वगैरह पूरा अच्छे से डालते थे। जिनकी जो नहीं डालते थे, इसकी थोड़ा उसको लगता था कि मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं डालता था। तो जब उनमें आपस में डिस्कशन होता था तो मैं उनको बोलता था, देखो तुम सबसे कम पैसा मैं ही कमाता हूँ, तो जब तुमको प्रॉब्लम हुआ करे तुम लोग मेरे साथ कंपेयर कर लिया करो, है ना। वो बोलते थे साला तू जात बाहर है, तेरे से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, अभी हमको ये समझ में आता है कि क्या नहीं करना है, या जो अव्यवस्थाएं हैं उनके साथ स्ट्रगल करना है। तो या तो हम विड्रॉल मोड में आ जाते हैं, या हम स्ट्रगल मोड में आ जाते हैं, या फाइनली उन्हीं से कंपेयर करके फिर हम डिप्रेसिव मोड में आते हैं। जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा, हम एक नई दुनिया अपने भीतर और अपने बाहर नहीं गढ़ पाते हैं। मैं अपने में उस बात का मूल्यांकन नहीं कर पाता कि इतने साल में क्या निकला, मेरा आउटपुट क्या हुआ। जो मूल सूत्र है, हर मानव अपनी उपयोगिता को जान के तृप्त होता है, उपयोगिता वो देखना चाहता है। जी बढ़िया, मैं कह पाया, बात हो पाई, है ना। तो ये तमाम दौर से हम गुजरते हैं। तो जब तक स्व मूल्यांकन के आधार हमारे पास नहीं होंगे, कभी भी डिप्रेशन का रास्ता खुला ही रहता है। हेलो, बोलिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। मतलब ये इच्छाएं वास्तविक नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि कोई भी गलत इच्छा पूरी होगी नहीं। हाँ, अभी घटना पूरी होती है। मैंने कोई करप्शन से पैसा पा लिया, मैंने किसी को निपटा दिया, मारपीट कर दी, क्या हुआ? घटना पूरी हुई। इच्छा तो मूल सुखी होने की है। हाँ। तो बेसिकली सामान से सम्मान की तलाश, इच्छा तो ये है। इच्छा तो ये है सुविधा से सुख की तलाश। तो फाइनली इच्छा तो सुखी होने की है, ये पूरी नहीं होगी, कुछ भी कर लो, ये पूरी नहीं होगी। जब हमारे पास ये आधार सेट हो गया, फिर मेरा दूसरों के साथ में वो भौतिक आधारों पे कंपैरिजन मोड खत्म हो जाता है। मैं स्व मूल्यांकन कर पाता हूँ कि मेरी जर्नी में मैं कहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पैरामीटर है। जी बोल बेटा, खड़ा हो जाएगा, माइक ऑन। जैसे वहाँ पे लिखा है कि मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। तो पहले के जिसमें जो मानव थे, होमोनियम्स थे, उनमें ऐसा होता था कि उनमें अभाव ही नहीं होते थे। थोड़ा धीरे 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 धीरे। तो जो पहले के समय में जो इंसान होते थे, उनके अंदर भाव होते थे नहीं होते थे? अरे कैसे नहीं होंगे? विकसित नहीं हुए थे जब। नहीं, अपेक्षा तो रहता ही है, लेकिन उसने ये मान रखा था कि सुविधा आ जाएगी तो सारे सुख आ जाएंगे। अभी भी हम यही कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग अभी भी यही कर रहे हैं? तो आदिकाल से लेके आज तक दूसरे को युद्ध में हरा देंगे, उसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, उसका राज्य हमारा हो जाएगा, है ना, इसको हमने सफलता माना। तो अपेक्षाएं तो हमेशा से वैसी ही रही हैं, आगे भी वैसी ही रहेंगी। उसको पूरा करने की समझ हमारी नहीं थी, गलत तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास कर करके देखा, नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले के बारे में कल्पनाशीलता नहीं होती थी क्या? पहले भी होती थी, कल्पनाशीलता भी पहले से है, कर्म स्वतंत्रता भी पहले से है। कल्पनाशीलता को जब उस समय उनको जो लगा कि ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, वो किया, करके देखा नहीं हुआ तो कुछ और किया, है ना। बात हुई, बात पहुंची।
नहीं पहुंची, तुम्हारे चेहरे से लग रहा नहीं पहुंची। फिर से बोलो। जैसे भाव पहले के मानव के पास भाव होते थे, जैसे हर मानव सुख की निरंतरता चाहता है, हमेशा के लिए सुख हो जाए, मेरे मन में दुख मत हो, कोई बोरियत मत आए, निराशा मत आए, नेगेटिविटी मत आए, ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं? ऐसा तुम ही चाहते हो कि सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं। हमेशा ही चाहते होंगे, आदिकाल में भी चाहते होंगे, आगे भी चाहते रहेंगे। तो चाहत तो नेचुरल है, इसमें हमारा कोई योगदान है नहीं, तो बाई नेचर है कि मानव ऐसा है। अब उसको कैसे पूरा करेंगे, यहाँ से हमारी भूमिका शुरू होती। पूरा करने की हमको समझ नहीं है, इसलिए उटपटांग कर रहे हैं। पूरा करने की हमारी समझ आ जाएगी, ऐसा हम सुखी हो जाएंगे। पहले समझ नहीं थी तो अभी थोड़ी समझ आई। पहले समझ नहीं थी, अभी भी समझ नहीं है, धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। जैसे कितने प्रतिशत लोग जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं? लगभग सारे। इसका मतलब जीने की समझ हमारे पास नहीं है। तो भावनात्मक आवश्यकता है, उसको पूरा करने की समझ नहीं है। बढ़िया। समझ नहीं थी पहले लोगों को, बस उनको पहले नाम पता नहीं था ये खुद सुखी होती है, उनको तो पहले पता था कि सुख होता है ऐसा कुछ। हाँ, सुख होता है, ये हमको कैसे पता चलता है? कोई चीज़ खाते हैं, अच्छा लगता है, तो इंद्रियों से हमारा सुख का परिचय होता है। इंद्रियां ना होती, इंद्रियों में सुख ना होता, तो कभी मानव को सुख का परिचय भी नहीं होता। तो इंद्रियों को भोगने से हमको सुख का परिचय होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम इतनी है कि उसमें निरंतरता नहीं है। तो निरंतरता पाने के लिए पहले इंद्रियों में ही कोशिश करता है, कोई दिन निष्कर्ष आ जाता है इससे नहीं होगा, तो ज्ञान की तरफ चला जाता है। शानदार। हाँ भैया, इधर हाँ, एक छोटा सा एक मतलब 2-3 मिनट एक एक्सपीरियंस है। मतलब मैं अभी घर गया था अपने, तो मेरे बड़े दादी जी हैं और बड़े दादाजी तो एक्सपायर हो गए, तो उनसे ऐसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे थे, मतलब दादाजी जब छोटे थे, तो उनके घर में जो है खेती करते थे वो, तो मतलब जो बड़े थे उनके दादाजी जो थे वो 2 भाई थे, तो दोनों आपस में मिलके खेती करते थे। तो उनके परिवार में जितने बच्चे थे, तो उनको 10 साल 12 साल के बाद कपड़े पहनने को मिलता था, और वो उनको खाने को तब मिलता था जब उनके परिवार का कोई एक बंदा खेत जोतने लग जाएगा। खेत जोतने लग जाएगा मतलब वो खेती करने लग जाए, वो हल चलाने लग जाए, है ना, वो चढ़स चलाने लग जाए, जैसे वो कुएं से पानी निकालते तो उसको चढ़स चलाना कहते हैं। तो वो काम करने लग जाएगा, तो उसके हिस्से का उसको अनाज मिलता था, बाकी छोटे बच्चों को उनका अनाज नहीं मिलता था। तो उसके बाद मतलब वो 15 साल 16 साल का होता है, तो उसको आदमी गिना जाता था, मतलब परिवार में व्यक्ति गिना जाता था। ऐसी स्थिति से मतलब निकल के आए फिर, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो पूरा फिर वो जितनी जिंदा रहने को लेके जितनी स्ट्रगल हमने देखी है, जितने कष्ट हमने पाए हैं, उसके निशान अभी भी हमारे ऊपर बने हुए हैं जी। और 2-4 पीढ़ी चलेंगे जी। कम स्ट्रगल नहीं किए हैं, कम कष्ट नहीं पाए हैं। हाँ जी, लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, क्या उपलब्धि हुई। इस पूरी चर्चा से अर्थशास्त्र क्यों गलत हो गया, रॉबिन्सन को क्या समझ में नहीं आया, फ्रायड को क्या समझ में नहीं आया, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर को क्या समझ में नहीं आया। हाँ सुन भैया जी, ये इस अर्थव्यवस्था को नाम दिया है आवर्तनशील अर्थव्यवस्था। तो साइक्लिक तो वापस मानव ने प्रकृति को क्या दिया है, समझा नहीं। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था का मतलब साइक्लिक अर्थव्यवस्था। हाँ, साइक्लिक और एक दूसरे के लिए पोषक, एनरिचिंग। हाँ, तो मानव तो सुखी हो गया प्रकृति से सब लेके, अब प्रकृति को वापस क्या दिया है? पानी को इस तरह से यूज़ करें कि पानी की साइकिल हमेशा बनी रहे, खेत को इस तरह से यूज़ करें कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती रहे, वनस्पति संसार के साथ ऐसा काम करें कि उसमें बीजों की गुणवत्ता बढ़े, पशुओं के साथ इस तरह से काम करें कि उनका वंश क्वालिटेटिव ग्रोथ हो जाए, मानव के साथ इस तरह से काम करें कि उसमें समझदारी आए, तो इस तरह से वो साइक्लिक हो जाए।
करने लायक 4 ही काम है। धरती उपजाऊ हो, बीजों की गुणवत्ता बढ़े, वंश की गुणवत्ता बढ़े, मानव की गुणवत्ता बढ़े। बस तो करता ही आ रहा पहले है, पहले से ही करता आ रहा तो ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग होती? कुछ तो सोच के बोलो। वो चीज़ें नहीं करनी है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो चीज़ नहीं करनी है, एक पार्ट है। और क्या करना है कि लगातार वो रिच होता जाएगा, लगातार वो और बेहतर होता जाएगा, है ना। उसके लिए तो फिर कुछ हुआ नहीं, वो तो कुछ पहले भी कर ही रहा था, ऐसा लग रहा है। नहीं परिवार में अच्छे से जिएगा, अपनों से दुख नहीं पाएगा, अपनों को दुख नहीं देगा, सब कुछ ठीक ही चलता तो शिविर करने की भी क्या ज़रूरत थी, है ना। सब ठीक चलता तो ठीक ही होता। अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? परायों से भी पाता है, अपनों से भी पाता है। पाना चाहते हो कि मुक्त होना चाहते हो? सुखी होना, बस उसी के लिए काम करना। हाँ जी सर, जैसे अभी एक भैया ने कहा है कि उनके एंसेस्टर्स काफ़ी मेहनत की है जस्ट जिंदा रहने के लिए। हाँ। तो ये तो मतलब हम ऑलमोस्ट इधर जितने लोग बैठे हैं उनके एंसेस्टर्स का सबका यही स्टोरी है मोस्टली। बिल्कुल। कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करते थे। बिल्कुल। बट हम कल ये पढ़े थे कि हर इकाई स्वानियंत्रित है, स्वानुशासित है, अपने में व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है, मानव को छोड़कर। तो फिर अगर जब ऐसा है, इन लोगों को इतना मेहनत क्यों करना पड़ा? बिकॉज उतना टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी नहीं था। क्योंकि मानव व्यवस्थित नहीं है। तो धीरे धीरे मानव व्यवस्थित हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहा है, समझ के काम कर रहा है। एक समय था मानव जंगल में था, जो उग गया वो खाता था। उस समय कितनी स्ट्रगल होगी, हर दिन खाना ढूंढना है और खाने को रखने की, एक्यूमुलेट करने की स्थिति नहीं है। वो नोआ हरारी का बुक नहीं है कि होमो सेपियंस और होमो डेस, है ना। तो कहता है कि एग्रीकल्चर के पहले, हालांकि देखो जब नोआ हरारी कुछ कह रहा होता है तो भारतीय संदर्भ उससे अलग चल रहे होते हैं। तो नोआ हरारी कहता है कि 12,000 साल पहले खेती शुरू हुआ। वो लोग थोड़ा ईजियर जीते थे, एग्रीकल्चर में थोड़ा मेहनत। हाँ, तो ऐसा लगता है कि यहाँ वो का सब काम बहुत पहले से हो रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा ठीक है, वो हिस्ट्री लिखते हैं तो फिर अपने तरीके से लिखते हैं। लेकिन वो कहता है, उसने एक अच्छी बात बोली कि ये एग्रीकल्चर युग आने के पहले खाने की तलाश में और खाने की स्ट्रगल में, पशुओं के साथ में स्ट्रगल, जंगल के साथ में स्ट्रगल, आदमी के साथ में स्ट्रगल, 1/3 पुरुष मरते ही थे, ये डाटा था। मतलब 33% पुरुष मर ही जाएंगे इस स्ट्रगल में, 30, और आज 0.001% लोग नहीं मरते। तो खेती आने के बाद में जो ऑर्गेनाइज्ड, और फिर वो साल भर का इकट्ठा करके भी रख लेते हैं जब ज़्यादा उगाते हैं तो फूड को लेके जो सिक्योरिटी आई, ये आदमी की इतिहास की यात्रा में, मानव की यात्रा में एक लंबी जंप थी कि वो साल भर भी कुछ नहीं करेगा तो फूड रखा है। ये कैसे हुआ? तो उसने एग्रीकल्चर को पहचाना। तो इस तरह से जो हम क्रम से आगे बढ़े हैं, तो देखो हमारे ही देखते, हमारे ही बचपन में हमने गरीबी देखी, है ना, और परिवारों को स्ट्रगल करते हुए देखा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है बीच का कुछ काल भारत का अच्छा रहा हो, लगभग पिछला 1000 साल युद्ध में बीता है, मुगल काल से लेके अंग्रेज़ों के काल तक, उसमें बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं टूटी होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रगल तो है। तो जितना ये साइंटिफिक इनोवेशन हुआ, ज़मीन से पानी निकाल पाए और खेती कर पाए और उसकी टेक्नोलॉजी आई, उससे हमारा ज़िंदा रहना आसान हो गया। तो यदि इसको समराइज़ करें सारे पार्ट को, तो मानव जाति के इस प्लेनेट पे इवॉल्व होने के बाद से सन 2000 तक की यात्रा को हम जिंदा रहने की यात्रा के रूप में डेडिकेट कर सकते हैं। और सन 2000 के बाद की यात्रा को जब हम कह रहे हैं कि आगे की क्लैरिटी बाई एजुकेशन, मानव का अध्ययन और जीने की क्लैरिटी, और शिक्षा और व्यवस्था की क्लैरिटी हमारे सामने आ गई, तो यहाँ से एक जीने का दौर शुरू हो गया। तो ये 2 बड़े शिफ्ट को हम गिन सकते हैं। और तमाम साइंटिफिक इनोवेशन ने हमको वो हिम्मत दी है, वो ताकत दी है कि जिंदा रहने के प्रति हमको कॉन्फिडेंस आ गया। इसी कंटेक्स्ट में सर, कल आपने एक और बात कही थी, जो जिस काम के लिए बना है वो काम अगर कर रहा है, ये किसी इकाई व्यवस्थित होने का टेस्ट है। हाँ, तो इट मीन्स दैट हम इसी काम के लिए बने हैं। yes. और यही टेस्ट है, इसीलिए एवोल्यूशन हो रहा है। यस, इसका मतलब है
पशु में भी आहार, निद्रा, भय, प्रजनन और 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। तो पशु योनि भोग के अर्थ में है, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, मरते जाओ। मानव बच्चे पैदा करके और खाने पीने का जुगाड़ करके खुश नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि मानव योनि भोग योनि नहीं है, मानव योनि ज्ञान योनि है। तो इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया। तो जब तक मानव ज्ञान के अर्थ में काम नहीं करेगा, उसके मूल में जीने के पर्पस पे काम नहीं करेगा, उसको शांति मिलने वाली नहीं है, कुछ भी कर ले, क्योंकि वो इसी अर्थ में है। सर, हाँ सर आजकल है ना, इसको 2 लाइन और पूरा कर दूं। तो जब तक माँ बाप की जिम्मेदारी केवल अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने की नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उसको एक श्रेष्ठ आचरण, वो जन्म से न्याय का याचक है, जिज्ञासु है, सही जीना चाहता है, तो पहला काम माँ बाप का है कि वो अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक सही आचरण के साथ प्रस्तुत हो। ये पहला काम है। फिर साथ में उसके जिंदा रहने का जुगाड़ भी हो, ये मूल काम है। तो इसका मतलब है एक माँ बाप इससे कम में तृप्ति नहीं पाएगा कि वो स्वयं जीने के स्वरूप में रहते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को जीने का स्वरूप दे पाएगा। फिर यही हाल शिक्षा का, समाज का, सबका। तो मानव ज्ञान के प्रोडक्शन के बिना, ज्ञान को मल्टीप्लाई किए बिना मानव की सार्थकता नहीं। सर, पीछे सर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके कंटेक्स्ट में कुछ बात करूंगा। थोड़ा माइक पास। हाँ, पीछे सर ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था आवर्तनशील अर्थशास्त्र के संबंध में। वो थोड़े असंतोष के भाव से बैठे हैं, तो मैं उन्हीं के प्रश्न को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि आजकल स्कूल सिलेबस में भी चारों तरह के प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि और तापीय प्रदूषण, इन चारों के प्रति संवेदनशील होने को पढ़ाया जा रहा है और इनको रोकने के उपाय पर भी संवेदनशीलता बनाई जा रही है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो उनका क्वेश्चन शायद ये था कि आवर्तनशील जो अर्थशास्त्र है उसमें नया क्या होगा। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इस देश में एनवायरनमेंट को पढ़ाने की शुरुआत हुई और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगभग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम एनवायरनमेंट को पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। तो 30 साल में पानी ख़त्म, 40 साल में ये ख़त्म, 50 साल में ये ख़त्म, मर जाओगे, लुट जाओगे, इसलिए बचाओ, अप्रोच है। तो भय से, प्रलोभन से हम मानव को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे गुटके के पाउच पे इतना बड़ा कैंसर का फोटो होता है, वो किसी को दिखाई देता है? किसी को दिखता है? वो किसी को नहीं दिखता है। इससे ये समझ में आता है कि मानव भय से नियंत्रित नहीं है। बोले जब मरेंगे तब मरेंगे, जब कैंसर होएगा तब देखेंगे, अभी तो मज़ा आने दे। तो मानव तो सुख की तलाश में है, कैश पेमेंट का धंधा है ये, अभी सुख चाहिए, अभी की बात करो। ठीक, धर्म में क्या बोला? परलोक में सुख मिलेगा, अच्छे कर्म करो। बोले अच्छे कर्म करोगे क्या मिलेगी? तो बोले अप्सराएं मिलेंगी। सब जगह जुगाड़ अप्सराओं का है, हूर का है ना। आजकल हूर इधर ही मिलती है। क्यों अच्छे कर्म करें जब बिना अच्छे कर्म किए ही हूर मिलती है, अप्सरा मिलती है, इधर ही मिलती है, आज ही मिलती है ना। अब तो सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना, सारे ऐप हैं, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ हूर की व्यवस्था रखी है ना। कितना बढ़िया हो गया, सुखद काम हो गया, है ना। अभी मेरे को एक लड़का वो BHU में पढ़ रहा है, हमारा एक BHU से आयुर्वेद कर रहा है। तो वो नहीं है वो ओयो रूम्स कंपनी नहीं है ओयो रूम्स का? हाँ जी, ओयो रूम्स। तो ओयो रूम्स का सदुपयोग इस काम के लिए होता है, इनको पता है, हमको भी पता चलता है, कोई कोई तो हमको ही बताता है। तो ओयो रूम्स थोड़े रिमोट में रहते हैं, तो ओयो रूम से बढ़िया अपने उस पर मोबाइल पे आपको पता चल गया मेरे आजू बाजू ओयो रूम्स कहाँ पे है। तो बढ़िया सेटिंग किया, और सेटिंग करने के लिए भी अब दूसरे की ज़रूरत नहीं है, अपने ही क्लास के, अपने ही आजू बाजू के लोग उसमें सेटिंग होने के लिए तैयार हैं। तो जो काम पहले प्रोस्टिट्यूशन के रूप में हुआ करते थे
किन्हीं चकला घरों में हुआ करते थे, अब वो अपने ही बीच में आराम से होते हैं, तो फ्यूचर में इंडिया में रेप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब सब कुछ आराम से ही उपलब्ध हो जाएगा तो रेप की जरूरत भी क्या है? जब सब कुछ आपस में भाईचारे से उपलब्ध होता रहेगा तो फिर रेप की जरूरत भी क्या है? हम धीरे से वहाँ पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये बात कर रहे हैं, संदर्भ कहाँ से शुरू हुआ था? आवर्तनशील अर्थशास्त्र के बारे में। हाँ, तो देखो काम की बात ये है, सूत्र ये है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। तो कल शाम की चर्चा में हमने देखा कि पेट्रोल की चर्चा में थोड़ी देर के लिए हम नेचर से संबंध को पहचान पाए। जिस तरह से मेरी माँ बाप ने मेरे को संसाधन उपलब्ध कराए, आउट ऑफ लव कराए, अनकंडीशनली कराए, उसी तरह से मदर अर्थ ने मेरे को लाखों साल के श्रम के बाद तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं। मेरा शरीर इस धरती का हिस्सा है। मैं सोचने विचारने की क्षमता के रूप में भी जो एंटिटी हूँ वो भी बेसिकली परमाणविक स्वरूप में हूँ। आगे चर्चा करेंगे तो पता चलता है कि मेरी माँ, धरती मेरी माँ है। जब मैं माँ के रूप में संबंध पहचानता हूँ तो कल जैसे हमारा भाव बना तो तुरंत इस बात पे ध्यान जाता है कि अब मैं साधन का दुरुपयोग नहीं करूँगा और सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है, ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो एक बात समझने लायक है कि मानव का सारा रिमोट कंट्रोल सुख के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम मानव के सुख को टच नहीं करेंगे वो हिलने डुलने वाला नहीं है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये सब गर्म हवा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ख़त्म हो गया। अब मैं कोई काम क्यों करूँगा? ऐसा करना मेरे सुखी होने के लिए मेरी ज़रूरत है, तो अब मैं उस काम को करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर के पोषण के साथ जो आवर्तनशीलता की बात हम कर रहे हैं, तो आवर्तनशीलता के साथ जीना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी ज़रूरत है। जिस दिन ये स्टेब्लिश हो जाएगा उस दिन मेरा जीना आवर्तनशीलता में हो जाएगा। डराने से नहीं होगा, ये धमकाने से नहीं होगा, सरकार के नियम बनाने से नहीं होगा, फाइन लेने से नहीं होगा, माँ बाप से नहीं होगा, धर्म से नहीं होगा, समझने से होगा, जीने से होगा। बोलिए, बात पहुंची? मैं कह पाया? थैंक यू। और बोलिए। आपके पास कुछ नहीं है तो मेरे पास तो है ही है। चलो आगे चले। उधर वाला बोर्ड साफ। तो क्या निकला? मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, और अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है ही। ऐसी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना, लाल टी शर्ट वाले भाई, दम है तो ऐसी व्यवस्था को पूरी धरती के लिए इस्टेब्लिश किया जाए, राजस्थान के लिए इस्टेब्लिश किया जाए। करो, कितना काम करना है भैया। पर ये सब तो वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुका ना। अरे कुछ नहीं हुआ। कहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुका? सब कर आके सैचुरेट हो चुके हैं। सैचुरेट हो चुके हैं, पूरे नेचर को निपटा चुके हैं। हाँ, खत्म। ग्लोबल वार्मिंग में अविकसित देशों का रोल ज़्यादा है कि विकसित देशों का रोल ज़्यादा है? उनको देख करके इसका मतलब है कि हमको वो टेक्नोलॉजी भी बदलना होगा। तो धरती के ऊपर का मटेरियल मानव के लिए है, डीप डाउन जो धरती का मटेरियल है वो धरती की हेल्थ के लिए है। तो कोयला मानव के लिए नहीं है, डीप डाउन। पेट्रोल मानव के लिए नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल मानव के लिए नहीं है, वो धरती की हेल्थ के लिए है। फिर हम उसके हमको ऑल्टरनेट खोजने होंगे, ऑल्टरनेट इस्टेब्लिश करने होंगे। तो सोलर पावर, हाइडल पावर, तमाम बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मतलब आज हम भौतिकतावाद के पीक पे हैं, हमें यहाँ पीक में भी बहुत सारी गलतियों के साथ उन गलतियों को भी ठीक करना होगा। समझदारी आएगी तो उन गलतियों को भी ठीक करेंगे। बार बार नहीं बोल रहे। दूसरे वो बोले मंगल पे जाके रहेंगे, वहाँ सूसू साफ करके पियोगे। अरे यहाँ अच्छा पानी पी लो। क्या करेगा इसमें एलन मस्क?
एलन मस्क में दम है तो ये धरती को ठीक करके दिखाओ ना भाई। हमको धंधा ही करना है, व्यापार ही करना है। मतलब दोगलापन चल रहा है, जो दोगलापन है, जो तमाम government- बिल गेट से हाँ। लेके तमाम ये दोगलेपन मामला रेपर पे वो जो कटा हुआ गर्दन दिखा रही है, वही सेल भी वही करवा रही है। बस तो भय पैदा करके लोगों में मार्केट क्रिएट करना है और कुल मिला के अपने आप को एस्टेब्लिश करना है और पूरी धरती को लूटना है। तुम में दम है, कुछ करके दिखाओ, इस धरती को ठीक करके दिखाओ। कितने लोगों को ऊपर लेके जाओगे? मतलब इस मानसिकता के साथ मंगल पे जाएंगे तो वो भी स्पॉइल अरे मंगल पे जाएंगे, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ झंझट है, इतना बढ़िया प्लेनेट है, यहाँ आराम से रह लो। वो तो एलन मस्क बनाने की सोच रहा होगा, उसमें होगा दम। अरे सबको धंधा करना है, सबको पैसा बनाना है, सबको बात संसार है। को बुद्धू बनाना है। हाँ। वीडियो बनाने वाली कंपनी इसकी, उसके लिए वीडियो बना बना के डालती रहेगी। जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए अप्रिसिएशन है ही है, लेकिन मूल में धंधा दिखाई देता है, ये भी समझने की बात है। बेसिक मेंटालिटी तो वो बिजनेस ही है। कहीं ना कहीं वो बहुत गहरे में दिखाई देती है। मानवता की कोई समझ होती तो मानवता का कोई काम करते, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। चलिए तो देखिए, इतनी चर्चा करने के बाद अब हम मानव की परिभाषा कर सकते हैं। मानव की परिभाषा क्या है? मानव की डेफिनेशन क्या है? अपनी परिभाषा पता नहीं है, संसार का भला करने हम जा रहे हैं। देखो भाई बच्चों वालों, समझ लो, एक जन को जाके समझ लो, आवाज़ ठीक नहीं। हाँ जी, गूगल में मानव की परिभाषा देखो, जरा देखो गूगल में मानव की परिभाषा क्या लिखी है? हैं? गूगल में क्या नहीं है? गूगल गुरु है। आजकल कुछ ठीक हो गई है, पहले तो बहुत उटपटांग थी। हाँ जी, हिंदी में बोलिए। लिखिए परिभाषा, माइक पकड़िए, कोई बोलिए। हिंदी में बोलो, हिंदी सबको समझ में आए, हिंदी में बोलो। माइक ले लो जिसको। हाँ जी, हाँ। ह्यूमन का लिखा हुआ है रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक। हाँ भाई हिंदी में बोलो, बोल रहा हूँ तो हिंदी में होगी ना यार। मानवता का कोई, एक मिनट बोलिए। मानवता का कोई विशेषता या फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ भी है, वो मानव है। इसमें कुछ निकलेगा? खत्म। और कोई हो? हाँ। किसी व्यक्ति को परिभाषित करने वाली सबसे बड़ी चीज उसका व्यक्तित्व होता है। इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं कुछ। हाँ जी, और कोई पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। एक लिखा है, एक इसमें लिखा है कि मानव वो चीज़ है जो प्राइमेट स्पीसीज का सबसे वाइड स्प्रेड स्पीशी है और वो 2 पैर से चलता है। और बहुत अच्छा, कितने अच्छा ज्ञान पता चला, 2 पैर से चलता है अपने। इसमें लिखा है मानव एक स्तनपायी सर्वाहारी जीव है जो एक समाज में रहता है, जो कई जाति, संप्रदाय और धर्म में बटा हुआ है। मनुष्य प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, आवास और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है। मनुष्य प्राणी जगत का सर्वाधिक विकसित जीव है। मनुष्य अपने साथ साथ प्रकृति परिवेश को भी प्रभावित करता है। इसमें कहीं मानव है? कहीं नहीं है। गूगल नहीं, पूरी दुनिया फेल है। लाओ किसी भी दुनिया से, किसी भी साहित्य से, किसी भी किताब से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ढूंढ के लाओ मानव की परिभाषा। हाँ, समझ के बाहर है, वही लिखना ठीक है उनके लिए। एक लाइन ये भी है कि पूरी दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी अध्यात्म, कोई भी यूनिवर्सिटी, कहीं से भी मानव की परिभाषा ले आओ। हेलो। हाँ जी, हेलो। मतलब मानव को परिभाषित करना, मानव यही आप जानना मतलब मानव वो है जो कल्पनाशीलता जो आप बता रहे थे। नहीं, वो तो मैं तो कर रहा हूँ कि गूगल में क्या लिखा उसकी बात कर रहा हूँ। तो करेंगे ही अपन। मैंने देखा उस पर चर्चा तो मतलब अपन एक्सप्लेन उसी को करना तो नहीं, मतलब वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज क्या है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक। मैं एक सिर्फ आपका ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूँ, हमारे पास मानव की परिभाषा ही नहीं है।
कैसे जिएंगे, जिसकी परिभाषा भी हमारे पास नहीं है, जिसकी कल्पना भी हमारे पास नहीं है, कैसे उसको जी पाएंगे? ये एहसास हमारे पास आ जाए, एक क्लैरिटी हमारे पास आ जाए, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ जी, आगे चलूँ? तो देखिए, हमारा मैनेजमेंटल साइंस कैसा है, कहता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक, अब बताओ संसाधन में और मानव में क्या फर्क होता है? संसाधन में और मानव में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? साधन किसको बोलें और मानव किसको बोलें? माइक। साधन और मानव में क्या फर्क है? साधन में भाव नहीं है, मानव में भाव है। तो इसका मतलब यह हुआ, साधन की परिभाषा यह है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, उसका नाम साधन है। जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है उसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। मानव को सबसे बुरा कब लगता है? जब उसको लगता है किसी ने मेरे को यूज कर लिया, है ना? मेरी मर्जी से मैं आपको जिंदगी दे दूं, चलेगा, लेकिन आपने मेरे को यूज कर लिया, ये मेरे को बहुत खराब लगता है। तो इसका मतलब है साधन और मानव में फर्क इतना है, जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे उसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है, तो जॉब में तृप्ति क्यों नहीं है? कोई दूसरा हमारे उपयोग को सुनिश्चित कर रहा होता है, तुमको क्या करना है वो बता रहा होता है, इसलिए हमको जॉब में तृप्ति नहीं मिलती। मानव में सोचने समझने की क्षमता है। सोचने समझने की क्षमता का इतना ही मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो जब तक मैं अपने उपयोग को सुनिश्चित नहीं करता तब तक मुझको तृप्ति नहीं मिलती है, या जो सामने वाला बता रहा है उससे मुझको तृप्ति है तो स्वीकार हो जाएगा। तो मानव केवल मशीन नहीं है, वो भाव और विचार के साथ है। भाव और विचार का इतना ही मतलब है क्या करना है, क्यों करना है ना? आज बच्चे से बोलो ये कर लो, बोला क्यों करना है? बढ़िया। इसलिए मानव संसाधन नहीं है। मानव एक चेतना है, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर मानव चेतना विकास मंत्रालय स्थापित करने की जरूरत है। मानव में चेतना विकास का मतलब है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये मानव में चेतना परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तो मानव संसाधन नहीं है, ये टोटली गलत है। ये मानव का अवमूल्यन है, अपमान है। इसलिए आपको जॉब करके खराब लगता है, क्योंकि वहाँ मानव का सम्मान नहीं है। जी सर, आपने बताया था ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइजेस। ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज, उसमें भी आपने ये सेम पॉइंट ही आई गेस डाला होगा। बस दुनिया की सूरत बदलने का अवसर। क्या अपनी ज़िंदगी का रो रहे थे, है ना? या उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। क्या वो जो इस पे काम चल रहा है पूरा एजुकेशन। हाँ, ये 2-3 शिविर जम के करो, फिर थोड़ा सा आगे बात करने की स्थिति में आएंगे अपन। ये आपको कॉन्सेप्ट आ जाए ना आपके पास, भाई जो भी बात करेंगे कॉन्सेप्ट को लेके ही करेंगे, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। जिनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो एक अपॉर्चुनिटी अभी सामने है, बाद में भी बताऊंगा, अभी बात चलिए तो बता देता हूँ। 11 जुलाई से 7 अगस्त 11 जुलाई से 7 अगस्त दिल्ली के पास सेंटर है हापुड़, वहाँ पे 1 महीने के लिए हम इकट्ठा होंगे और 1 महीना कंटिन्यूअस दर्शन पे कोर जो बुक है, जो मेन बुक है पूरे दर्शन पे, मानव व्यवहार दर्शन, उस पे 1 महीना लगाएंगे। तो उस बुक को 1 महीने में थ्रू करने से हमको दर्शन पे जो लिखा हुआ बुक है, मटेरियल है,
उसको पढ़ के समझने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वहाँ से एक लंबी जंप हम ले सकते हैं, शिविर थोड़ा सा लंबा 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 हो जाता है। चलिए, तो पता चला है ना, अब मेरा बेटा ना इंजीनियर बन गया है, अब वो संसाधन हो गया है, ऐसा बोलूं? हाँ, संसाधन इधर आ। क्या मजाक है, हम कुछ सोच समझ के भी नहीं कर रहे। यदि पूरी एजुकेशन संसाधन का मतलब है फैक्ट्री के लिए स्किल लोग पैदा करेगी, यदि पूरी इंसानियत, पूरी एजुकेशन फैक्ट्री के लिए लोग पैदा करेगी, तो माँ बाप कौन पैदा करेगा? देश के लिए नागरिक कौन पैदा करेगा? और पूरी स्कूल एजुकेशन का एक ही पर्पस है कि वो हायर एजुकेशन के लिए फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा आपकी कोई भूमिका नहीं। ये कितना बड़ा शोषण है। 12th की एजुकेशन मतलब 15 साल, 15 साल लेके केवल हम उसको इस लायक बनाते हैं कि तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने लायक हो गए हो। 15 साल उसके लिए मैंने लगाए हैं। क्या यदि मैं 15 साल के बाद नहीं पढ़ना चाहूं तो मैं किस लायक हूं? मुझको क्या आया? 15 साल बाद, 15 साल रोज 6 घंटे लगाने के बावजूद मेरे पास क्या आया? वो भी नहीं होता है, डोनेशन देना पड़ता है। वो भी नहीं हो रहा है, पढ़ के भी नहीं हो रहा है, डोनेशन देना पड़ रहा है। देख लो कैसी दुनिया हमने बनाई है, कहाँ इसमें मानव का सम्मान है। तो ये HR, हेलो, विरोधाभास तो ये भी है ना, जिंदा रहने के लिए ये सब आवश्यक हो गया। मतलब आप अगर नहीं पढ़ाते हो कॉलेज एजुकेशन, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप दूसरा वाला मीनिंग क्यों निकालते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 साल की पढ़ाई करने के बाद आप मेरे को क्लियरली बताओ कि मैं किस लायक हुआ। हमारे तो धर्म के नाम पे हमको इतना झेलना सिखाया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे बच्चे एजुकेशन मिनिस्ट्री पे केस करें, है ना, अपने प्रिंसिपल पे केस करें, बाय नेम उस पे केस करें कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का 15 साल दिया, मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का 22 साल दिया, जो भी बुक्स आपने बनाई थी सब में मेरा रिजल्ट 60% है। आज 20 साल 25 साल इसमें लगा के सारे जगह 60% पा के ना मैं मेरी फैमिली चलाने के लायक हुआ हूँ, ना मैं अपने संबंध में जीने के लायक हुआ हूँ। इसके लिए कौन दोषी है? व्यवस्था। ये काम हमने तो नहीं किया, अमेरिका के बच्चों ने किया। अमेरिका के बच्चों ने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को सू किया, उस पर केस किया, केस रजिस्टर हुआ। तो PIL लगा देनी चाहिए। लगाओ, बिल्कुल लगाओ। जिस दिन आप PIL लगाना शुरू कर दोगे उस दिन ये कुछ निकल के आना शुरू हो जाएगा। देश में इस बात पे डिबेट होने की ज़रूरत है कि एक युवा अपनी ज़िंदगी का 22 साल लगा दे रहा है, वो थ्रू आउट 60% है, उसका सर्टिफिकेट बताता है। यदि वो अपने परिवार की आवश्यकता को चलाने के लायक नहीं हुआ, यदि वो अपने परिवार में संबंध को जीने के लायक नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है कि नहीं है? नहीं, ये तो क्या हर पेरेंट्स, सारा UGC, NCERT, SCERT ये क्या काम कर रहे हैं? मेरा खुद का अनुभव ये रहा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं शून्य हो गया, पर फिर भी मैं मेरे बच्चों को ये नहीं कह पाऊँ कि तो क्योंकि विकल्प नहीं है आपके पास, घर में कैसे रख लोगे? और आजकल गुड़गांव जैसी जगह में 400 फैमिलीज हैं मेरी जानकारी में जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, घर में रख के पढ़ा रहे। सर अगर किसी की ये होम स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट अब खूब चलने लगा है ना? तो इसका मतलब है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होम स्कूलिंग सॉल्यूशन है, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जब 6 घंटा रोज जा ही रहा है तो 20 साल में क्या दिया जाए कि किसी शिविर की आवश्यकता ना पड़े। ये बात जस्टिफाइड है कि नहीं? यस। मेरे को स्वस्थ रहना है, मेरे को इसका पता नहीं है। मेरे को क्या खाना है, कब खाना है, मेरे को इसका पता नहीं है ना? मेरे को शादी करना है कि नहीं करना है, मेरे को इसका पता नहीं है। मेरे को जॉब क्यों करना है, मेरे को ये भी पता नहीं है। कुछ तो नहीं हवा लग रही है। फिर हम भीड़ में मुंबई की ट्रेन जैसा शामिल हो जाते हैं, भीड़ में चढ़ गए, भीड़ में उतर गए और कोई 4 कंधे पे उठा के शमशान घाट छोड़ाया। इतना ही काम है। मतलब ऐसी शिक्षा हो जो जीविकोपार्जन के साथ मानव चेतना का विकास हो। जीविकोपार्जन भी कितने के लिए मिल रहा है? आप देखो ना, पूरे देश में पैदा होने वाले 100% बच्चे में से किसी कॉलेज में 90% एडमिशन लेते हैं और 10% एडमिशन लेते हैं। 10% में से 60% बिना किसी योग्यता के हैं, केवल ठप्पा वाली डिग्री पाए हैं बेचारे।
अभी राजस्थान में ही हमारे मित्र हैं, है ना, उनसे पूछ लो कॉलेज, 2 टीचर 1600 बच्चे जी, 2 टीचर 1600 बच्चे, ये बैठी हैं, बताओ हाल जरा, माइक उठाओ, कहाँ गए, जो बुलाओ उनको। और ये यहाँ का हाल नहीं है, पूरे देश का हाल ऐसा है। हमने तो भीड़ इकट्ठी कर रहा, हमारे लिए आदमी किसी काम का ही नहीं है ना। आदमी को ना पढ़ाना, पॉलिटिकल विल ऐसा है कि लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनका जो पॉलिटिकल वोट बैंक है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लोग पढ़ जाएंगे तो वोट बैंक डिस्टर्ब होता है, इसलिए पढ़ाई को ना इस्टेब्लिश किया जाए, सरकारी स्कूल खोल के रखे जाएं, कराया कुछ ना जाए, तो ये मास हमेशा वोटर बना रहेगा और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस्टेब्लिश रहेगी। हेलो, और वो जो स्किल दे रहे हैं वो भी स्किल कंप्लीट है ही नहीं, स्किल भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कंपटीशन है। तो भैया समाज को जगना होगा, इलेक्शन में आपको बोलना होगा, यदि आप एजुकेशन नहीं दोगे तो हमको वोट नहीं देना है। नहीं तो ये जो आपकी शिक्षा है वो कोई रोजगार का डेफिनेशन भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है सोचेंगे तो रास्ते निकलेंगे, समाज ही सोचेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आइए जरा बताइए, 2 लोगों में 1600 आदमी का स्कूल कॉलेज आप कैसे चलाते हो? सर अब तो 2 नहीं, 1 ही है। 1 ही है, अच्छा। ये देखो, नहीं तो बेरोजगार तो खूब है, सरकार लेना नहीं चाह रही। 1 लड़ाऊ। हाँ नमस्ते। दरअसल एक क्षेत्र है जैसे भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले में 2 तहसीलें, एक बिजोलिया है, एक मानलगढ़ है। तो एक तहसील में एक कॉलेज महाविद्यालय स्तर 1 इकाई है ना। तो बिजोलिया कॉलेज में पूरे बिजोलिया तहसील के बच्चे एनरोल्ड हैं, जो लगभग 600 के आसपास है, और एक 6 करोड़ की बिल्डिंग है, 39 बीघा ज़मीन है, 20 पोस्टें हैं, 1 भरी हुई है, और उस एक पे एक 3 साल जो मैं लगा हुआ हूँ, मेरा अभी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 या 4 साल का है। मेरे पास में जो तहसील है मानगढ़ तहसील, वो लगभग 1000 बच्चे एनरोल्ड हैं, प्राइवेट भी कई सारे 1000 रेगुलर एनरोल्ड हैं, वहाँ पे भी 20-25 पोस्टें हैं, 1 भरी हुई है, और वो हमारे गांव के ही हैं, भैया ही हैं, सूरज पारिक भैया। तो वो भी अच्छा। अब इसमें कल भी बात हो रही थी मानिक भैया से, तो मैंने कहा देखो अभी जो चल रहा है, मतलब मेरे ग्रुप कॉलेज के, आज विश्व तंबाकू दिवस मनाना है ना, फिर 2 दिन बाद सैनिटरी नैपकिन्स बांटने हैं, 5 जून पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाने हैं, है ना। तो ये सारे प्रोग्राम सरकार विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर चला रही है। स्कूलों में भी आया कि इस बार थान आएंगे और टीचर्स को कपड़े सिलवाने सबके। तो इन सारे कामों से कोई गुरेज नहीं है। जैसे मानिक भैया ने पूछा कि यार ऐतराज क्या है, सरकार अच्छे काम ही कर रही है, ऐतराज क्या है? ऐतराज नहीं है, पर अगर स्कूल को ये सब काम करने तो उन्हें स्कूल रहने दीजिए, विद्यालय एक अलग से खोलना चाहिए जिसमें विद्या का काम हो। हम शिक्षा का काम नहीं कर रहे हैं, हमने शिक्षक बनना चुना था, पर हम शिक्षा का काम नहीं कर पा रहे। ठीक है जी सर, एक और बात कहूँगी। काम समझ में आ रहा है क्या करना है? आ रहा है सर? एक और बात कहना चाहूँगी। हम लोग इसे स्कूल से भी अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारे प्राइवेट स्कूल ही है, चैरिटेबल है, तो माइक थोड़ा ऊपर। तो सर हम उसमें ना पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें, परिवार के बारे में, समाज के बारे में। पर जब हम लोग जब बुक्स उठाई NCERT की, राजस्थान बोर्ड्स की, तो उसमें यही निकल के आता है कि पर्यावरण की किताब है, उसमें जब हमने फर्स्ट पेज पढ़ा कि परिवार क्या होता है, तो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक पूरा समूह परिवार होता है ना। तो उसमें भी ये नहीं बताया कि परिवार का महत्व क्या है, परिवार क्यों होता है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो नहीं बताई गई है। कैसे परिवार टूट रहे हैं बस वही बताया जा रहा है, और कैसे तोड़ना है ये बताया जा रहा है। अब तो बदल लो, हाँ अब बदल लो जी। एक चीज़ और ऐड कर रहा था कि जो सरकार जिसको एड्रेस कर रही है वो परिवार नहीं है। सरकार परिवार को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, समाज भी नहीं कर पा रहा, बाजार भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम भी नहीं कर पा रहे, हम भी परिवार को नहीं पहचान पा रहे। तो संस्थाओं में जो काम हो रहा है, महाविद्यालय में, विद्यालय में जो भी काम हो रहा है, वो एडमिशन का हो रहा है, स्कॉलरशिप का हो रहा है और एग्जामिनेशन का हो रहा है।
ये तीन ही काम है। मेरे कई सारे भाई हैं, जैसे ये भाई साहब भी शिक्षा विभाग से हैं, वो भाई साहब भी शिक्षा विभाग से हैं, ये भाई साहब भी हैं, वो भाई, मतलब कई सारे लोग हम शिक्षा विभाग से हैं। तो हम इसको एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि एडमिशन, स्कॉलरशिप और एग्जामिनेशन, इनमें स्टडी नहीं है ना, वो सब क्वांटिटिव है, सब क्वांटिटिव अप्रोच है। तुम क्या यूट्यूबर हो? तुमको मटेरियल मिल गया ऐसा? हाँ जी, तो क्लैरिटी ये हुई कि मानव एचआर नहीं है। फिर बोले हमारा सोशल साइंस बोले कि वो सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब सामाजिक पशु है। अब पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी बोल दिया होगा। कोई बोले 2 पैर का जानवर है, अभी गूगल में ही देखा। फिर बोले हार्ड मांस का पुतला है। धर्म ने कहा जीव है, किसी ने कहा जीव है, किसी ने कहा आत्मा है। ठीक, और क्या? नेताजी के लिए वोटर है, किसी के लिए कंज्यूमर है, टेलीफोन वालों के लिए ग्राहक है। अभी दिल्ली में किसी ने केस किया, हस्बैंड ने वाइफ को फ़ोन लगाया तो कॉल नहीं गई, तो वो जो रिकॉर्डेड रहता है मैसेज, वो कहता है ग्राहक सेवा में उपलब्ध नहीं। अब यार मेरी पत्नी ग्राहक कैसे हो सकती है? कुछ भी बदतमीजी से बोलते हो। तो उसने ऊपर कंप्लेंट किया तो उसमें कुछ वो वॉइस अभी उन्होंने ठीक किया है, अब कुछ दूसरा शब्द यूज़ किया है। तो यार तुम्हारे लिए ग्राहक होगी, मेरे लिए ग्राहक नहीं है ना मेरी पत्नी। तो ये मैसेज आप मेरे को कैसे दे सकते हो कि ग्राहक सेवा में ग्राहक, वो कुछ तो भी ऐसा मैसेज था। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें कोई बहुत गहरा, तो कोई किसी के लिए ग्राहक है। अब इसमें मानव कहाँ है ये देखो। ना धर्म को मानव समझ में आया, ना समाज को समझ में आया, ना समाज शास्त्र को समझ में आया, ना मैनेजमेंटल साइंस को समझ में आया। और साइंस के लिए वो सेल है। साइंस कहता है कि वो सेल है ना, ब्रेन है। ठीक, तो इसका मतलब है कि वो सेल भी नहीं है, वो मूल में ग्राहक भी नहीं है, कंज्यूमर भी नहीं है, वोटर भी नहीं है। वो तो एक क्षण का काम है। मूल में उसके होने का स्वरूप कहीं भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जिस चीज़ की परिभाषा ही हमारे पास नहीं है, उसका जीना भी क्या होगा। बिना परिभाषा के हम बड़े हुए, बिना परिभाषा के शादी किया, बिना परिभाषा के बच्चे पैदा किए, बिना परिभाषा के मिनिस्टर हो गए और तमाम अधिकारी बन गए, और सबका हाल आपके सामने है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।